मध्य प्रदेश में जन्मी, महाराष्ट्र में आई शादी के बाद। हम इतने छोटे घर में थे कि एक कमरे में सास, ननद, पति, बहू, बच्चे सब बहुत सारे। मेरी सहेलियाँ मेरी कॉपी देखती थी तो वो पीछे के पन्ने से दिखती थी, अरे आज बता तूने क्या लिखा है। मुझे शर्म आती थी कि ये लोग कहेंगे मैं बकवास लिखती हूँ। दलित साहित्य लेखन सिर्फ लेखन नहीं है, बल्कि समाज जागृति, समाज परिवर्तन का एक आंदोलन है। अक्सर लोग कहते हैं दलित साहित्य में क्या है, बकवास है, वही घिसी पिटी बातें हैं। अरे तुम उस स्थिति में रहो, उन स्थिति को भोगो, उनको समझो, उनको महसूस करो, तब तो आप वो दर्द महसूस करेंगे। जो सवर्ण मानसिकता है कि झंडा उनके हाथ में रहेगा, वो किधर ले जाएंगे, वो अंत में क्या बताएंगे, वो उनकी मर्जी पर होगा। अगर मैं सहेली के यहाँ कहूँ बहुत धूप है, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो, तो सन 65-70 तक ये था कि वो मुझे गिलास से, लोटे से ऐसा हाथ पे पानी डाल के पिलाती थी। हमारे ही लोगों ने कहा अरे जब 3-4 आत्मकथा आ गई है तो सुशीला टागोरे को आत्मकथा लिखने की क्या ज़रूरत है। कई बार मैं अपने कागज़ लिखे हुए उनको कहती थी ये टाइपिंग वाले को दे के आ जाओ ना प्लीज़, मैं ये काम कर रही हूँ घर के। वो जाते थे, वहीं बैठ के उसके पन्ने पढ़ते थे। दलित नाटकों के मंचन की समस्या वही है जो दलितों की अपनी समस्या है। एक तो वो फुल टाइम नहीं दे पाते, दूसरा आर्थिक। सर कहते थे, वही कुमार शास्त्री सर, मैडम आप ये क्या दलित साहित्यकार की बात करते हो, बड़े कैनवास पे आइए, आपको बड़े बड़े पुरस्कार मिलेंगे, आप ललित साहित्य लिखिए, दलित और ललित। ये समाज बदलेगा तो आज की युवा पीढ़ी की विचारधारा से बदलेगा, पुरानी पीढ़ी छोड़ेगी नहीं। जो बीच की पीढ़ी है वो दोनों तरफ चलती है, इधर मुखौटा लगा लेती है, उधर अपनी बात पे आ जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आज हमारे बीच हैं सुशीला टागभोरे। सुशीला टागभोरे दलित लेखकों में एक जाना पहचाना नाम है। अगर मैं स्त्री दलित लेखिकाओं की बात करूं, गलत शब्द है, सही शब्द होना चाहिए स्त्री दलित लेखक या दलित लेखिका। तो स्त्री दलित लेखकों की बात करूं तो उनकी आत्मकथा शिकंजे का दर्द 2011 में जब प्रकाशित हुई तो काफ़ी चर्चा में रही, आज तक चर्चा में है। अब इंतज़ार हो रहा है कि वो उसके आगे की कहानी कब लिखेंगी। उसके अंश द पब्लिक एजेंडा में प्रकाशित हुए थे, एक पत्रिका जिसमें काफ़ी अंश जब प्रकाशित होते गए तो एक समय ऐसा आया कि उन अंश को रोकना पड़ा और उसकी जगह कोई और अंश प्रकाशित किए गए, यानी कोई और स्तंभ चलाया गया। इसका क्या कारण है ये आज सुशीला जी से जानेंगे भी। और यहाँ पर ये बताना बेहद ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं कि एक स्त्री, ख़ास तौर पर दलित स्त्री, दोहरे अभिशाप से गुजरती है, तो वो अभिशाप क्या है और क्यों उनको अपनी आत्मकथा लेखन की ज़रूरत पड़ी, और क्या दलितों में स्त्रियों के प्रति वही व्यवहार होता है जो हम आम तौर पर मानते हैं कि स्त्रियां दोयम दर्जे का जीवन जीती हैं। बहुत सारे सवाल हैं। ये पहली बार है जब कोई दलित स्त्री लेखक संगत में आई हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सुशीला जी आपका। नमस्कार। आप आई हैं नागपुर से, नागपुर में रहती हैं, होशंगाबाद का आपका जन्म है। आई हैं यहाँ पर ख़ास तौर पर जब मुझे पता लगा कि दलित लेखक सम्मेलन हो रहा है कोई, उसके लिए आप आई हैं, तो मुझे लगा ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, आपको संगत में मैं आमंत्रित कर ही लूँ ताकि हमारी बातचीत भी हो जाए। कि दलित लेखक सम्मेलन तो बहुत सारे होते हैं सुशीला जी, क्यों ऐसा है कि इतने ज़्यादा सम्मेलन अचानक से होने लगे हैं? और ये मैं आमतौर पर इसको दलित लेखक सम्मेलन न कह के लेखक सम्मेलन की बात भी करूं तो बहुत सारे होते हैं, क्यों ये अचानक से बाढ़ सी आ गई है सम्मेलनों की? दलित साहित्य लेखन सिर्फ लेखन नहीं है, बल्कि समाज जागृति, समाज परिवर्तन का एक आंदोलन है। और आंदोलन के रूप में जब लेखन किया जा रहा है तो हम सभी दलित लेखक एक मंच पर आकर अपनी बात किस रूप में कह रहे हैं, कौन किधर जा रहा है, कौन अपनी ढपली और अपना राग इस तरह तो नहीं बज रहा है। तो ये हमेशा नज़र में है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को लेकर दलित साहित्य लेखन हो रहा है। अपना उद्देश्य जिसके अंदर हमें चाहिए समता, सम्मान, भाईचारा, इस उद्देश्य को वहाँ लेखन में लाया जा रहा है और क्रांति हो रहा है। जी हाँ, अभी तक तो काफ़ी हुआ है। क्योंकि अगर मेरी जितनी बात हुई है संगत में भी 3 लोग ऐसे आ चुके हैं जिनसे लगातार दलितों पर बात हुई है। ये स्वीकार किया गया कि दलित लेखकों के भीतर भी काफ़ी सारे इस तरीके से गुट हैं जो कि अलग अलग सम्मेलन करवाते हैं और बाकायदा सबकी अब
अलग अलग लक्ष्य भी हो चुके हैं। नहीं, लक्ष्य तो हमारा एक ही होता है। जैसे मैंने कहा मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी, तो वहाँ उज्जैन के जो एक्स MLA रह चुके हैं, विधायक रह चुके थे, अवंतिका प्रसाद मरमट जी, मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी के वो प्रमुख थे। और उन्हीं के साथ पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी उज्जैन में ही एक दूसरी भारतीय के बदले उन्होंने भारती लिखा था, भारतीय दलित साहित्य अकादमी। तो एक ही जगह पर दो व्यक्ति अध्यक्ष हैं, अपनी अपनी शाखा का, अपनी संस्था का कार्यक्रम ले रहे हैं। जब वो आयोजित करते हैं लेखक वहाँ जाते हैं, जब ये आयोजित करते हैं लेखक यहाँ भी आते हैं। तो लक्ष्य उनका एक है, मंजिल एक है, क्योंकि ये व्यक्तिगत बातें नहीं है, ये समाजगत है। समाज का हित सबके लिए प्रमुख है, इसलिए वो व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहे, शिखर पर अपने आप को देखना चाहे, ये बात अलग है। लेकिन साहित्य सम्मेलन, साहित्य लेखन, इसका लक्ष्य एक ही है। अच्छा, क्या यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जब हम अखिल भारतीय सम्मेलनों की बात करते हैं, हाँ, भारत के राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, आपको लगता है कि दलित साहित्य अखिल भारतीय स्तर तक पहुँच गया है? देखिए भाई साहब, पहली स्थिति यह थी जब 1970 के दशक में कि दलित साहित्य यानी क्या, साहित्य भी कभी दलित होता है, इस तरह के प्रश्नों के साथ हमने इसका सामना किया था। क्योंकि मराठी में भले ये 7वें दशक में आ चुका था, स्थापित हो गया था, लेकिन हिंदी में आने के बाद भी हिंदी वाले समाज ने, हिंदी भाषी समाज ने, सवर्ण मुख्य धारा के समाज ने काफ़ी इसका विरोध किया कि ये तो अपनी अपनी दुकान लेके बैठ गए या अपने अपने अलग से चला रहे हैं। तो ऐसे विरोध स्थिति में भी दलित साहित्य लिखा जाता रहा और लिखा गया। अखिल भारतीय स्तर की बात जब कर रहे हैं तो अक्सर क्या होता है, जो लोग बात कर रहे हैं कुछ विरोधी भाव से करते हैं, कुछ इसे छोटा मान के करते हैं। कोई ये नहीं देखता कि जो सदियों से अपंग रहा है, कुपोषित रहा है, ऐसा व्यक्ति जब लड़खड़ा कर चल रहा है, लिख रहा है, अपनी बात कह रहा है, तो उससे कौन प्रोत्साहित कर रहा है या कौन उपेक्षित कर रहा है या कौन उसका विरोध कर रहा है। तो यहाँ बात ये होना चाहिए कि इस विषय पे कौन व्यक्ति क्या कह रहा है। अक्सर लोग कहते हैं दलित साहित्य में क्या है, बकवास है, वही घिसी पिटी बातें हैं। अरे तुम उस स्थिति में रहो, उन स्थिति को भोगो, उनको समझो, उनको महसूस करो, तब तो आप वो दर्द महसूस करेंगे। और जिसने दर्द महसूस नहीं किया, क्योंकि उनकी मानसिकता में वही बसा है। एक सफाई कर्मचारी समाज, उसकी क्या स्थिति है, उसने कहाँ रहना चाहिए, वो आज बराबरी की बात कैसे करने लगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो जो कि संवेदना के स्तर पर आके एक होते हैं और बाकायदा लिखते भी हैं, लेकिन वो दलित नहीं है। हाँ। तो इस तरीके से तो आप जो स्टेटमेंट दे रही हैं, फिर तो उनको नहीं लिखना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि गैर दलित साहित्य नहीं लिखेंगे, लेकिन वहाँ वो क्या लिख रहे हैं इसको देखना भी ज़रूरी है। क्योंकि दलित साहित्य का जो प्रमुख विचारधारा है दलित चेतना, क्या उनके साहित्य में दलित चेतना आती है? हम प्रेमचंद जी की बात करते हैं, उन्होंने दलित जीवन पर लिखा है, दलितों के दुख के बारे में लिखा है, लेकिन वहाँ दलित चेतना नहीं है। दलितों का दुख है, वो उसी दुख में सहन कर रहे हैं और वहीं खुश हैं और वहीं रहना चाहते हैं, उनको बाहर निकलने की, आगे बढ़ने की कोई चेतना नहीं है। तो दलित साहित्य का जो प्रमुख ध्येय है दलित चेतना को जगाना, और दलित साहित्य का जो विचारधारा है अम्बेडकरवादी विचारधारा, और अम्बेडकरवादी विचारधारा है कि हम अपने अधिकार अपने संघर्ष के द्वारा ही लेंगे, भीख मांग के नहीं। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा इन पर दया करो, इन्हें अपने साथ रखो, इन्हें जोड़े रखो, तो ये तो दया हो गई ना। उन्होंने हरिजन नाम दे दिया और उन्होंने कहा कि तुम अपने वही पैतृक रोजगार करते रहो, BA पास करने के बाद भी। आपत्ति है हरिजन शब्द से? आपने कहा, एक जगह लिखा भी है, क्या कहा भी कि गांधी का जो हरिजन कॉन्सेप्ट है वो कमज़ोर मानसिकता का द्योतक है, ऐसा क्यों? गांधी जी ने जो हरिजन नाम दिया है, तो हम हरि के जन हैं तो बाकी लोग कौन किसके जन हैं? भगवान के जन नहीं हैं। हमें ही हरिजन नाम क्यों दिया? फिर बाद में शोध से ये पता चल रहा है कि जो देवदासियाँ मंदिरों में बच्चियों को रखा जाता था और जिनकी अवैध संतान होती थी, जो सामंत और पुजारी या जो भी लोगों के साथ संसर्ग से संतान होती थी, अक्सर उन्हें हरि का जन कहा जाता था। भगवान के बच्चे पैदा हो गए तो बच्चे भगवान के नहीं होते, इंसान के ही होते हैं। तो वो हरिजन गांधी जी ने अपने मन से, भाव से दिया होगा कि इन्हें ईश्वर के पुत्र मानो, ईश्वर की संतान मानो। तो हमें ही क्यों माना? क्योंकि ये निम्न जाति है, उपेक्षित जाति है। मेरा नाम सुशीला, मैं अपनी कक्षा में 6वीं 7वीं में पढ़ती थी, तब 3 सुशीला थी। एक सुशीला जैन,
एक सुशीला द्विवेदी या ऐसी कुछ नाम था, और एक मैं सुशीला हरिजन। तो जब जैन को जैन कहते थे वो जैन नज़र आती थी, और जो ब्राह्मण थी वह ब्राह्मण नज़र आती थी, और मैं हरिजन अछूत जाति की। तो मैं तो उसी समय महसूस करती थी कि ये मैं हरिजन यानी कौन हूँ। तो गांधी जी ने हरिजन नाम दिया, वो दया के साथ दिया, वो अपने समय में दिया। आज का समय बहुत बदल गया है। दलित साहित्यकार, दलित समाज पढ़ता है, अम्बेडकरवादी विचारधारा जिसने समझ ली है, अब वो किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहता। तो हमें दया ही क्यों चाहिए? हमें अपने अधिकार बराबरी का सम्मान क्यों नहीं चाहिए? तो आप जिनकी बात कर रहे हैं कि कुछ लोग लिख रहे हैं, तो उनके लेखन की पड़ताल होना चाहिए। और दूसरी बात, चाहे वो अच्छे मन से करते हैं, पड़ताल यानी कि कहीं ना कहीं जांच, मन में संदेह तो होता ही होगा कि नहीं, भले ही संदेह यानी निराधार नहीं होता है, नज़र आता है। और ऐसा नहीं कि सभी लोगों पर संदेह हो, कुछ लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। जैसे कि हम रमणिका गुप्ता की बात करते हैं, वो दिल्ली में रहीं, उनकी पत्रिका युद्धरत आम आदमी चलती रही। उन्होंने दलित और आदिवासी पर बहुत काम किया। आदिवासी जो दिल्ली के एक बड़ा गुट है लेखकों का, अक्सर मैडम के यहाँ बैठता था, बैठकें होती थी, मैडम उनके साहित्य की करेक्शन भी करती थी, ठीक भी करती थी, अपनी पत्रिका में छापती थी। ऐसे सहयोग को हम मानते हैं। लेकिन फिर भी जो सवर्ण मानसिकता है कि झंडा उनके हाथ में रहेगा, वो किधर ले जाएंगे, वो अंत में क्या बताएंगे, वो उनकी मर्जी पर होगा। ये बात तो लोग खुल्लम खुल्ला मैडम के सामने भी कहते थे, मैडम के पीछे भी कहते थे। और मैडम जानती थी कि जो दलित लेखक अब जाग रहे हैं, जागरूक हो गए हैं, अब उनको अधिक भ्रमित करके नहीं रखा जा सकता। एक सवाल यहाँ पर ये आ रहा है मन में सुशीला जी कि बार बार जो आ रहा है कि जो भोगा हुआ होगा वही लिखा जाए, यानी दलितों द्वारा यही होना चाहिए दलित साहित्य में। इसको स्वानुभूति और सहानुभूति के कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाता है और समझते भी हैं सब लोग। लेकिन आपको लगता नहीं है कि समय है कि अब दलित साहित्य में भी वैश्विक चिंताएं शामिल होना चाहिए? देखिए, आप दो बात कर रहे हैं। एक तो भोगा हुआ सत्य ही लिखा जाए, जैसा कि हम कहेंगे कि अमृतलाल नागर ने नाचो बहुत गोपाल लिखा, तो उसमें एक ब्राह्मण लड़की का चरित्र है, एक दलित अछूत वर्ग का लड़का है, जिसे उन्होंने क्या क्या बना दिया। तो या तो उनकी मानसिकता होगी, या उन्होंने उस दृष्टिकोण से देखा होगा, या कोई पात्रापवाद के रूप में उसी तरह उनको नज़र आया होगा। लेकिन जब एक दलित साहित्यकार अपने नायक को अपने उपन्यास में, कहानी में चित्रित करता है, तो वो नायक को नायक के रूप में रखता है, जिससे कि समाज उससे प्रेरणा लेता है कि ये हमारा नायक है, दलित समाज कैसा हो। जैसे कि मोहनदास मिश्रा जी का जो उपन्यास है मुक्ति पर्व, चाहे भले ही वो बच्चा है, लेकिन बचपन से ही वो अपना एक विरोध, एक आक्रोश व्यक्त करता है। तो दलित साहित्य दलितों द्वारा लिखा गया और गैर दलितों द्वारा लिखा गया, उसमें नज़र तो आता ही है। तो ये, और आपने कहा वैश्विक चिंताएं शामिल हों, अब समय नहीं है? नहीं, अब देखिए उसके भी चरण हैं कि पहले हम इसको देखें, मराठी दलित साहित्य को। प्रारंभ में जो भी रचनाएं लिखी गईं, तो वो आत्मकथात्मक, संस्मरणात्मक ही लिखा गया कि जो हमने भोगा, जो हमारे परिवार में बीता, चाहे वो लक्ष्मण माने हो, लक्ष्मण गायकवाड़ हो, ये अपना उर्मिला पवार मैडम हो, या बेबीताई कामड़े हो, तो उनके जीवन की अपनी कथाएं उन्होंने लिखी। फिर उसमें कहानियाँ भी आईं, तो वही घटनाएं आती हैं। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का झूठन आत्मकथा है, तो उनके जीवन का सत्य है, उसी रूप में आया है। और जैसे घर नहीं मिलना, वे देहरादून में रहते थे, मैं मध्य प्रदेश में जन्मी, महाराष्ट्र में आई शादी के बाद। हम इतने छोटे घर में थे कि एक कमरे में सास, ननद, पति, बहू, बच्चे सब बहुत सारे। तो दूसरा किराए का घर लेना कितना कठिन है, मेरी आत्मकथा में उसका चित्रण है। आज भी स्थिति कहाँ बदली है, हम कहाँ रहते हैं, हमारे पड़ोस में कौन रहता है, किस तरह का उनको ऑब्जेक्शन होता है। और अभी भी हम कोई घर किराए पर लेने जाएं, या हमारे समाज के कोई भी, तो कितना मुश्किल। अभी भी जाति भेद कहाँ गया, महाराष्ट्र में नहीं गया, बाबा साहब की कर्मभूमि। और कई बार तो ऐसा लगता है कि ये समय आगे बढ़ता है, फिर लौट कर आ जाता है। कोई अच्छे इंसान मिलते हैं जिनका सद्भाव नज़र आता है। तो ये ऐसा, मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ सुशीला जी। जैसे मान लीजिए आज का समय है जी, जब मेरे जीवन में खूब उथल पुथल चल रही है और मैं साहित्य रचने की कोशिश कर रहा हूँ या कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि
साहित्य की धारा किस ओर बह रही है, या फिर दुनिया में कितने बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पर अपने संकट को ज़्यादा महत्व दूंगा या समाज के और दुनिया के संकट को ज़्यादा महत्व दूंगा? हाँ, देखिए, हम अपने घर की बात करते हैं, गली की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं। शुरुआत तो घर से होती है। अपनी गली से जो आसपास नज़र आता है, हमारे देश में क्या है वो पहले नज़र आता है। वैश्विक समस्याएं बहुत हैं, हमारे अपने घर की समस्याएं अभी कहाँ सुलझी हैं कि हम सब उससे निवृत्त हो गए हैं उन समस्याओं से, और हमें अब दुनिया देखना है। तो वही बातें हैं कि दलित लेखकों के लेखन में ज़्यादा करके अपने शोषण, उत्पीड़न, अपमान और जो भी हमारी अभावग्रस्त ज़िंदगी रही है, तो उनका ही विवरण, चित्रण ज़्यादा रहा है। और आज की जो स्थिति है कि हमारी नई पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं लेकिन इस स्पर्धा में कहीं ठहर नहीं पा रहे हैं। हम उतना आर्थिक खर्च नहीं कर पाते, आर्थिक दृष्टि से उतने सबल नहीं हैं कि इतनी महंगी शिक्षा को इतने लाखों रुपया देकर बच्चों को उस लायक बनाएं, या बच्चा आगे जाके इंटरव्यू करे या फेस करे स्पर्धा को और उसमें आगे बढ़ सके। तो स्थिति वहीं आती है कि एक उच्च शिक्षित बच्चा भी बेरोजगार होकर बैठ जाता है, अपना रोजगार करता है, कुछ बिजनेस लाइन का उसको अनुभव नहीं है। तो सभी के साथ हो रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसमें अगर आप नहीं, सभी के साथ है। हमारे साथ और भी कारण हो जाते हैं कि एक ब्राह्मण का बच्चा जो स्पर्धा में नहीं बैठा है, फिर उसको कहीं ना कहीं नौकरी लग जाती है। हमारे बच्चे को कहाँ लगेगी, वो 4th क्लास में ही जाएगा, चाहे वो BA है, MA है। तो ये ऐसा उसका भी जीवन के साथ अन्याय होता है ना। मैं अपने भाई की बात लिखी हूँ। मेरा भाई जो कॉलेज में पढ़ता था, साइंस कॉलेज होशंगाबाद में, और रैगिंग के नाम पर जो उसको परेशान किया, बाद में वो वहीं मिल में इसके SPM जो नोट कारखाना है उसके क्वार्टर की पुताई का काम करने लगा, और बाद में फिर वहीं वो रह गया। आगे का जो उसका सपना था। तो ये ठीक कैसे होंगी चीज़ें? वही समझ में नहीं आता कि स्थिति सुधरती नज़र आती है, हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर ऐसा लगता है कि फिर और समय लौट गया है, फिर से हमें वहीं पीछे धकेल दिया गया है। आपने जब कहा कि 4th क्लास में ही नौकरी करेंगे, तो मेरे तो बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कि मतलब सवर्ण नहीं हैं, लेकिन वो इतनी अच्छे पदों पर हैं जिसका कोई मतलब कुसानी नहीं है। जी, कितने लोग, उदाहरण तो बहुत सारे हैं। कितने परसेंट समाज तो बहुत बड़ा है। 100% की बात, 50% की बात करें, 20% की बात करें, मुश्किल से 5% कुछ जो माँ बाप बहुत सोच विचार के अच्छी नौकरी में चले गए, समाज से हटकर अच्छे माहौल में रहने चले गए, और उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिया, तो वो उन्नति भी कर लेते हैं। लेकिन फिर स्थिति, वो अपने समाज से रिश्ता नहीं रखते। अपने मोहल्लों में जाने के लिए उनको शर्म आती है। कई बार ऐसा भी होता, अपने सरनेम बदल लेते हैं। तो ये समाज से कट जाना तो समाज की उन्नति नहीं है। समाज के लिए कुछ करना, या हम आगे बढ़ गए, हमारे पीछे हमारा समाज अंधेरे में है, चलिए उनको भी लाना है उजाले में। थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 बार आपकी आत्मकथा का जिक्र आ गया, और आपके जीवन के बारे में बहुत से लोग जानते ही हैं। जिसने शिकंजे का दर्द पढ़ा है, कई सारे शिकंजे हैं, कई सारे उसके स्तर हैं जिसके भीतर आप कैद होकर रहीं। ये एहसास पहली बार कब हुआ होगा सुशीला जी आपको कि नहीं, कुछ अलग तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है मेरे साथ? देखिए, जो BA तक पढ़ती थी उस समय तक तो जैसे माता पिता का घर था, वहाँ रूखा सूखा खाया तो भी जीवन है। जो उन्होंने जिस तरह हमारा पालन पोषण किया वो भी जीवन है। विवाह के बाद में ससुराल आ गई, वहाँ एक अलग तरह का माहौल मिला, एक अलग प्रताड़ना पति की तरफ से, ननद या परिवार की तरफ से। लेकिन इतना था कि नौकरी करूँगी, नौकरी के लिए पढ़ना ज़रूरी है। BA के बाद मैंने B.Ed किया, नौकरी की। फिर मेरी जिद थी कि मुझे और आगे पढ़ना है, भले ही नौकरी छूट जाए, मुझे MA करना है, PhD करना है। तो इस तरह मैं आगे बढ़ सकी। लेकिन जो महसूस होता है नागपुर में आने के बाद, कुछ संस्थाओं ने मुझे बुलाया कि अरे ये सुशीला टागोर है, वाल्मीकि समाज की है, ये BA B.Ed है, ये स्कूल में, हाई स्कूल में टीचर है, इसे हम अपनी संस्था से जोड़ेंगे ताकि ये अपने वाल्मीकि समाज के लिए काम करेगी। एक शिक्षिका होने के कारण अपने समाज को समझाएगी कि जागृत हो, बच्चों को पढ़ाओ, इस तरह से। तो हमारे नागपुर में प्राध्यापक कुमुद पावड़े मैडम, उनका जिक्र इसमें आता है। कुमुद पावड़े मैडम ने मुझे खबर दी। सोहनलाल तांबे सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो हमारे घर आए। उन्होंने बताया कि मैडम आपको याद कर रहे हैं
वो टागभोरे जी के मित्र थे, सोहन लाल तांबे। तो उन्होंने कहा कि अरे मैडम का नाम तो वहाँ तक आया है और उनको बुलाया है और उनको लेके जाओ। तो टागभोरे जी मुझे कुमुद पावड़े मैडम से मुलाकात के लिए लेकर गए। कुमुद पावड़े महार समाज की है, वो संस्कृत में उन्होंने MA PhD किया था, संस्कृत की प्रोफेसर थी और उनकी शादी इंटरकास्ट हुई थी जो ओबीसी कुंडी समाज में। तो वो एक अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता थी और महिलाओं के लिए, दलित समाज के लिए काम कर रही थी। तो उन्होंने मुझे अपनी संस्था जो अखिल भारतीय दलित महिला मूवमेंट, प्रोग्रेसिव मूवमेंट, ऐसा कुछ नाम संस्था का, उन्होंने मुझे जोड़ा। और फिर वो जहाँ जाती थी उनका फ़ोन आ जाता था कि टागभोरे जी मैडम को यहाँ छोड़ के जाओ, हमारी गाड़ी में मैडम वहाँ जाएगी। महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव, बड़े शहर, चाहे पूना, बम्बई, अहमदाबाद, गुजरात में और भी जगह, फिर दिल्ली में मैडम के साथ महिलाओं के संस्था महिला मुक्ति आंदोलन की दृष्टि से महिला जागृति की संस्थाओं से जुड़कर मैं काम करने लगी। तो हम देखते थे कि वहाँ एक सत्र होता है, एक कार्यक्रम का एक हिस्सा, कि महिलाएं मंच पर आके अपनी आप बीती बताती हैं कि घर में, समाज में, परिवार में मेरे साथ क्या घटना हुई। अगर किसी की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, अगर किसी के घर के लोगों ने कुछ गलत व्यवहार किया, तो खुले मन से वो बताती थी कि जब तक बताएगी नहीं लोगों को कैसे पता चलेगा। शर्म से चुप रहने की बात करते हैं कि घर की बात मत बताओ, अपनी बेटी का रिश्ता नहीं होगा कि तुमने ये बात बता दी तो वो ज़िंदगी भर बैठी रहेगी। नहीं, डरना नहीं है, हमको फेस करना है और ऐसी घटना किसी दूसरे के साथ ना हो। तो मैं सुनती थी कि महिलाएं अपने पति के विरुद्ध में क्या बोलती हैं। अरे मैं क्यों उसका सुनूं, वो भी इंसान है, मैं भी हूँ, मैं जैसा वो कमाता मैं भी कमाती हूँ। तो ये सब जो अपनी आप बीती हिंसा की बातें, चाहे घरेलू पारिवारिक हो या पति की प्रताड़ना या सामाजिक, ये सब सुन सुनकर मुझे भी दिमाग में आता था कि अरे ये घटना तो मेरे साथ भी होती है, मैं क्यों नहीं बता सकती। फिर भी उस समय मैं मंच पर नहीं बताती थी कि इसमें मेरे पति का बदनामी होगी या मेरे घर का अपमान होगा, घर के लोगों का। आपके ऊपर तो सवाल भी उठे कि आप तो खुद अपने पति के साथ रह रही हैं, जब रह रही हैं तो उन्हीं की बातें आप लिख रही हैं, तो फिर कैसी मुक्ति? तो ये विरोध के रूप में हमने लिया ही नहीं कभी। हमने कहा कि जो हमारे साथ होता है किसी और महिला के साथ ना हो। और लोगों को कैसे पता चलेगा, जब हम बताएंगे। जो बता सकते हैं, जो मूवमेंट से जुड़ गई हैं, जो मंच पर आती हैं, लोगों के सामने अपनी बात कह सकती हैं, वो लोग बताएंगे तो भी लोगों को, समाज को पता होगा। मेरा सवाल ये था सुशीला जी कि वो जैसे वो कौन सी उम्र थी, जैसे आपने कहा कि 6ठी कक्षा में थी शायद, जब आपको ये लगा कि भाई हम कुछ अलग हैं या इस तरीके का व्यवहार होता है। तो उस दौरान जब आपने घर पे आके बताया होगा या किसी से डिस्कस तो किया ही होगा ये बात, या नहीं किया था कि भाई मुझे अलग से ट्रीट किया जाता है और ये सही नहीं है, ये सही नहीं है का एहसास कब आया था? हाँ, देखिए, मैं 5वीं, तीसरी चौथी का है कि हम घड़े से पानी नहीं पीते थे, हमको चपरासी पानी पिलाता था और घड़े से दूध। तीसरी चौथी यानी मैं 54 में पैदा हुई। हाँ। और ये 62-63 की बात है। उन दिनों मध्य प्रदेश की मानसिकता कि वहाँ तो बहुत ही जातिवाद रहा। तो वहाँ चौथी पाँचवीं में, जैसा 5वीं की क्लास का जिक्र है कि सवर्ण लड़कियां डांस कर रही हैं और मैं भी उनके साथ खड़ी हो गई, तो मैडम ने मुझे हटा दिया कि नहीं, इनका ग्रुप अलग है, तुम अलग से ये करेंगे। तो ये महसूस तो होता था। घर में माँ बाप को क्या बताएंगे, वो तो खुद ही जानते हैं कि हम अछूत जाति के, हम गांव के बाहर रहते हैं, हम लोगों के घर में नहीं जा सकते, उनके आंगन में भी सफाई करना है, काम करना है, वो तो करेंगे। लेकिन कि कोई सहेली के घर अगर मैं उसके घर के अंदर बरामदे में बैठ जाऊँ, ऐसा तो मुझे अधिकार नहीं था। अगर मैं सहेली के यहाँ कहूँ बहुत धूप है, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो, तो सन 65-70 तक ये था कि वो मुझे गिलास से, लोटे से ऐसा हाथ पे पानी डाल के पिलाती थी। यानी मध्य प्रदेश में मेरी अपनी सहेली के घर जाने के बाद भी, मैट्रिक 70 में किया मैंने, उस समय की बात बता रही हूँ। तो ये मानसिकता तो रही। और हम बच्चों को बचपन से सिखा देते हैं कि बेटा दूर रहना, उनको नहीं छूना, वो छूने से नाराज़ होते हैं या हमको दंड देंगे या हमको करेंगे। तो इस तरह बच्चे खुद डरे से में रहते थे। जैसे मेरी एक कहानी है, संघर्ष शंकर भैया, मेरा प्यारा भैया, तो उसकी कहानी, उसके जीवन की सत्य घटनाएं हैं कि वो किस तरह आम तोड़ता था, फिर वो रखवाला गाली देता था कि ये अपनी जात को भूल गए, औकात को भूल गए, इस तरह की बातें। तो ये उसका पढ़ने का भी मुश्किल किया, जैसा मैंने बताई कि वो मैट्रिक के बाद आगे नहीं पढ़ सका।
तो ये सब घटनाओं को बीतने के बाद हम नागपुर आ गई और यहाँ मैंने गांधीवाद के अलावा अम्बेडकरवाद को पढ़ना शुरू किया। अम्बेडकरवादी विचारधारा को जानने के बाद समझ गए कि हमको इस तरह रहने का कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे ही रहें, हमको भी सबके बराबर के अधिकार हैं। यानी मैट्रिक के बाद बीए के बाद मध्य प्रदेश से नागपुर महाराष्ट्र में आने के बाद मैंने यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम देखे, अम्बेडकर मूवमेंट, समता सैनिक दल, दलित पैंथर, ये सब उस समय 75 से 78 के बीच में काफ़ी कुछ कार्यक्रम अटेंड किए और उसमें फिर मेरा दिमाग इस तरह खुला रोशनी के साथ कि मैं अभी तक अंधेरे में थी, यहाँ आने के बाद मैंने उजाला पाया है। ठीक है जी। सुशीला जी, इस अम्बेडकरवादी दर्शन के प्रभाव पर मैं बात करूंगा अभी जी, लेकिन मैं एक बार वापस शिकंजे का दर्द पर आ रहा हूं और इसके शुरुआती ही पन्नों को अगर पढूं तो दलित होने का जो दर्द है वो तो है ही, लेकिन साथ साथ आपको बचपन में ही, जैसे मैं अगर उस पंक्ति को लूं कि मैं अक्सर सोचती थी कि वो शीला की माँ और शीला के बप्पा क्यों नहीं कहते आपके भाई के माँ या भाई के बप्पा, हाँ कल्लू के बप्पा, हाँ यही कह के क्यों बुलाते थे। तो ये तो इसकी शिकायत नहीं की कभी, मतलब इस बात को जाहिर नहीं किया माँ बाप के साथ कि भाई मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, या लगा था कि नहीं लड़कों को ज़्यादा तवज्जो समाज में मिलती है, वो तो है ही। यानी ये बातें माता पिता से कहना था मेरे नाम से बुलाओ मैं अपनी नहीं, कई बार हम सोच लेते हैं लेकिन हम कह नहीं पाते। हाँ, तो ये ऐसा है ना कि एक मन में एक शिकायत आती है, ये ज़रूरी नहीं कि हम उसे सामने रखें, लेकिन महसूस तो की जा सकती है कि जब मेरे बेटी छोटी थी 5-6 साल की, हम लोग फ्लैट में रहते थे रघुजी नगर नागपुर में, और वहाँ से घर बदल के हम गोपाल नगर में रहने आए। तो बाली सबसे छोटी थी, मेरी छोटी बेटी छोटी बच्ची को मराठी वाले बाली कहते हैं, बालिया जी। तो बाली की मम्मी मेरे बाली के नाम से मैं पुकारी जाती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था तो उस समय तो नहीं कहा, क्योंकि सहज ही वो लोग कहते हैं या वो मानते हैं कि हमारे भाई हमसे बड़े हैं, इसलिए उनका नाम पिताजी के माँ के नाम से जोड़ा जाता था। और इसी में मैं पढ़ रहा था, लिखा था आप गांव से बाहर रहते थे, तो जब बाहर रहते थे तो गांव वालों का व्यवहार भी क्या उसी तरीके का था कि भाई अंदर आना है तो काम के सिलसिले में ही आना है, वरना जगह आपकी बाहर ही है? घर अछूतों के, अछूत जाति के घर अलग ही बसाए जाते थे, और जैसे तेली मोहल्ला, कुंबी मोहल्ला, एक जाति के नाम पे भी बसते थे। तो यानी कि एक बार क्या हुआ, 5वीं पढ़ती थी मैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगवाना है कि बच्चों का ज़रा अच्छी पढ़ाई हो जाए। तो हमारे रामा पटेल, गांव के जो पटेल बोलते थे, वो मुखिया भी रहे होंगे, तो उनके घर एक दालान था, वहाँ बच्चों को बिठाना और शिक्षक वहाँ शाम को आके पढ़ाना। तो सब आना है, मैंने कहा मैं भी जाऊँगी। तो माँ ने, नानी ने कहा कि बेटा अपन उनके घर में कैसे जाएंगे, हम तो उनके घर में नहीं जा सकते। तो मैं नहीं जा नहीं पाई, क्योंकि ये छुआछूती, हम उनके घर में नहीं जा सकते। सन 65 की बात है, 65-70। अभी भी मैं जब मायके जाती हूँ अपने भाइयों के यहाँ, माता पिता तो अब नहीं हैं, तो मेरा बहुत मन होता है कि अपनी सहेलियों से मिलूं जो मेरे साथ पढ़ते थे, जिनके घर परिवार में कोई होंगे ऐसे परिचित जो मुझे जानते हैं। तो लोग उतना मानते ही नहीं हैं कि हम भी कुछ हैं। भले ही मैं MA किया, PhD करी, कॉलेज में पढ़ाया, इतनी किताबें लिखी, पाठ्यक्रम में किताबें आ गई, लोग अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं, कहीं नेट पर भी देखो तो मेरी कविताएं नज़र आ जाती हैं, सुशीला टागभोरे नाम से आ जाती हैं। कई लोग बोलते भी हैं कि टागभोर परिवार में ये आंटी का ही नाम आता है, सुशीला टागभोरे तो ये अलग बात है। लेकिन मैंने वो लिखा है ना अपनी पड़ोसन के बारे में, आत्मकथा में ही, कि अब पड़ोस में कौन रहती है, तो झाड़ू वाली। यानी हमारा पैतृक रोजगार कभी जो रहा, परिवार के लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन पुराने समय का तो पड़ोसन को उतना ही याद रखा, एक जाति से नाम, व्यक्ति की पहचान, ऐसा ही। अच्छा, ये आपने जो टागभोरे इस्तेमाल किया, ये एक सरनेम एक तरीके से, तो उसमें भी काफ़ी सारे जातियां बटी हुई हैं या उपजातियां बटी हुई हैं, उसी हिसाब से सरनेम भी काफ़ी सारे दलितों में बटे हुए हैं। टागभोरे सरनेम तो दूसरी जातियों में नहीं मिला, लेकिन टांग सरनेम आता है जो राजस्थान में अपर कास्ट में भी आता है। टागभोरे कैसा जुड़ गया पता नहीं,
नागपुर के हिसाब से। ये टागभोरे जी का सरनेम है। मेरा माता पिता का सरनेम घावरी। अच्छा घावरी। अच्छा, इसमें भी क्या कोई इनके मतलब होते हैं? अब परिवार में नाम चलते हैं, जैसे चावरे, कई लोग चावरिया हैं तो वो चावरे कर लेते, कुछ परिवर्तन भी कर लेते। कई बार एक ही सरनेम, जैसे मेरी माँ का सरनेम राठौर था, राठौर, या जैसे सोलंकी, ये दूसरी कास्ट में भी आते हैं, राजपूत में भी आते हैं, परमार इसमें भी आ जाते हैं, वाल्मीकि समाज में भी आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही सरनेम कई कास्ट में होता है, और फिर वो सरनेम भी पूछते हैं कई लोग कि आप कौन हैं। आपने कहा कि टागभोरे तो मतलब सर का नाम था। सर का नाम है, मतलब हाँ सरनेम है उन्हीं का, और शादी के बाद आप टागभोरे हो गई। आपने कई बार और कई बार नहीं, हर बार ये कहा है कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए समाज में, लेकिन अभी भी सुशीला जी वो एक्सेप्टेंस उसकी नहीं है। आपको लगता है कि जाति अगर टूटेगी तो वो अंतर जातीय विवाह से ही टूटेगी? हाँ, बहुत कुछ हो सकता है अंतर्जातीय विवाह से। हो रहे हैं अक्सर लड़के हिम्मत के साथ, जैसे सवर्ण लड़के हिम्मत के साथ दलित लड़कियों के साथ शादी करना नकारते हैं, क्योंकि उनके घर में ये कैसे एडजस्ट होगी। लेकिन अक्सर दलित लड़के सवर्ण लड़कियों से विवाह कर लेते हैं, कि जैसे कई विवाह ऐसे हुए, जैसे यादव या कुछ ऐसे कि जहाँ ज़्यादा दहेज वहेज देना लेना पड़ता है। जो लड़के बाहर निकल गए, बहुत प्रोग्रेसिव हो गए, अच्छी तनख्वाह पा रहे हैं, लाखों की तनख्वाह पा रहे हैं। तो मैंने उपन्यास लिखे हैं, तीनों उपन्यास में इंटरकास्ट मैरिज, जो नीला आकाश में तो सीधा लिखा है, उसमें तो जिक्र है पूरा। नीला आकाश में तो दलितों में भी जाति भेद है कि मांग और मैतर या भंगी जाति, ये भी अपने को मांग जाति ऊंचा मानते हैं, मैतर जाति को एकदम छोटा मानते हैं, भंगी जाति को। तो ये हैं तो सब, कई बार तो वो भी सफाई का काम करते हैं, दाई का काम करते हैं। लेकिन एक भाव जन्मजात मन में होता है कि जाति ही श्रेष्ठ है, हम इनसे ऊंचे हैं, बड़े हैं। तो वहाँ भी मैंने शेड्यूल कास्ट में ही इंटरकास्ट शादी का दिखाया है। और तुम्हें बदलना ही होगा, उसमें भी दोनों 3-4 इस तरह के बता दिए हैं कि जो आज ना हो, भले ही बजाज फैमिली एक चमार जाति की लड़की से को अपने परिवार में जगह नहीं दे रही है, संघर्ष से कई जगह हो भी रह रहे हैं। तो मेरा ये सपना है कि आज नहीं तो आज के 10-20 साल बाद ऐसी स्थिति आ जाए कि लोग सब बराबर माने, अपने प्रॉब्लम समझे, दूसरे के प्रॉब्लम समझे, दूसरों को सम्मान दें और इंसान को इंसान समझें। मैट्रिक आपने की, आपने सहेली का जिक्र किया, मैट्रिक के दौरान ही थोड़ी देर पहले पानी पिलाने वाली घटना का। उसी मैट्रिक के दौरान आपने कहानी लिखी थी सिलिया जी। हालांकि उससे पहले आपकी और कहानी एक और कहानी आ चुकी थी 8वीं में, है ना, 8वीं में आप लिख चुकी थी। कब से लिखने की शुरुआत हो गई थी? मैं 5वीं-6वीं पढ़ती थी ना, जब से शिक्षक कोई कविता पढ़ा रहे हैं तो पता नहीं क्यों मेरे मन में भी वैसी तरंग आती थी, काव्य पंक्तियाँ आती थी। और वो तुकान टाइप की, ये लाइन यहाँ तुकान थे, यहाँ पर अकारांत थे, ये ऐसा, तो वैसा मैं लिख लेती थी अपनी पाठ्य स्कूल की कॉपी के पीछे के पन्ने में। और अक्सर वो मेरी सहेलियाँ मेरी कॉपी देखती थी तो वो पीछे के पन्ने से दिखती थी, अरे आज बता तूने क्या लिखा है। मुझे शर्म आती थी कि ये लोग कहेंगे मैं बकवास लिखती हूँ। थोड़ा तो ठीक ठाक हो ही जाती है आगे चल के 2-4 रीडिंग के बाद। तो उसका बाद में नाम रख दिया व्रत और व्रती। ये टूटता वहम कहानी संग्रह में संकलित थी। सिलिया कहानी का जो प्रारंभ हुआ जब मैं मैट्रिक में थी, 11वीं मैट्रिक में, सन 70-71 की बात है, कि एक विज्ञापन छपा था नई दुनिया पेपर में कि शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। शूद्र वर्ण जो अछूत समाज है, शूद्र तो वैसे ओबीसी को इसमें आता है वर्ण व्यवस्था में, लेकिन ज़्यादा करके अछूत वर्ग के लिए बोला जाता है, सहेज ही। तो हमारे गांव में बड़ी चर्चा थी कि ये तो पन्ना बाई की लड़की मैट्रिक पढ़ रही है, और सब पेपर तो सबके घर में आता है कि सब वो बुला के बताते थे कि ये भोपाल के सेठी परिवार के सामाजिक नेता हैं और तुम अपनी बेटी का नाम पता फ़ोटो भेज दो, शादी हो जाएगी। तो मेरी माँ कहती थी ये सब नाटक है, चोचले सब, ये सब चोचलेबाजी है, दिखाने की बातें हैं, हमारी बेटी को कोई इतना सम्मान नहीं मिलेगा, हम नहीं दें अपनी बेटी को। तो इस तरह से मैं भी समझती थी कि जहाँ कोई पानी नहीं पिलाता, कोई घर के दरवाजे के पास नहीं आने देता, वहाँ कौन हमको बहू बना के घर में रखेगा।
तो एक प्रश्न चिन्ह था मेरे दिमाग में बहुत कि क्या ये संभव है। फिर मुझे बचपन की वो सब सत्य घटना, मेरे जीवन की घटना, वो जो मौसी ने पानी का गिलास लिया और कौन ठाकुर है कौन जाते, और वो माल्टी की कुएं से पानी ले ली मेरे मामा की बेटी, तो ये घटनाओं के बाद क्या कहीं ऐसा संभव है। वो उथल पुथल में मैंने भी उस कहानी को मैट्रिक में पढ़ते समय लिख लिया था। बहुत चर्चित कहानी है आपकी। सही पूछो तो पहली कहानी जो स्थापित हुई वही कहानी थी। खूब वो अभी मैं बेंगलोर गई थी, वहाँ सिलिया कहानी जूनियर कॉलेज में, मतलब इसमें बोर्ड की 11वीं 12वीं बोर्ड होता है ना, इसमें पाठ्यक्रम में इसमें कर्नाटक बोर्ड में लगी हुई है, महाराष्ट्र की 10वीं के बोर्ड में लगी हुई है सिलिया कहानी। कई यूनिवर्सिटी में वो कॉलेज में भी है, यूनिवर्सिटी में भी है सिलिया कहानी। ये 68 से 70 के बीच की बात है, हाँ, जब ये कहानी आपने लिखी थी। हाँ। और 70 से 74 के बीच ही आपकी कविता है, स्वाति बूंद और खारे मोती। अधिकांश कविता उसी समय की है। सुशीला जी, 68 या 70 का दशक जो है पूरा का पूरा, ये बहुत ज़्यादा हिंदी कविता में भी उथल पुथल का दौर था। हाँ। जब आप लिख रही थी स्वाति बूंद और खारे मोती, तो क्या आपके जहन में अपने दौर की कविताएं नहीं चल रही थी, या लग रहा था कि नहीं मुझे अपनी ही आप बीती लिखनी है? नहीं, आप बीती लिखना ऐसा नहीं है। हम किसी की दूसरे की कविता सुन रहे हैं, वो अपने मन की, अपने भाव अपने तरीके से व्यक्त कर रहा है, तो हम अनुकरण ऐसा नहीं करते हैं कि हम उसके भाव अपने भाव को अंगीकार करके उसे व्यक्त करेंगे। उसके भाव को देख के हमें अपने भाव याद आते हैं। ना नकार है, ना नकल है, ना नकार है। ये सहज होता है कि आज भी कहीं कोई किसी की कविता पढ़ो या कुछ सुनो मंच पर कवि सम्मेलन में, तो वो उसका अपना भाव होता है, और उसके साथ जो हमें अपने विचार आते हैं एक अलग रूप में आते हैं, जो हमारी अपने आप बीती के या सहज है। कोई अपने जैसे जाति श्रेष्ठता की बात कर रहा है, समता सम्मान की बात कर रहा है, तो ऐसे समय में हमें अपने अपमान की बात याद आना स्वाभाविक होता है। और किस तरह से ये तय होता है कि ये जो भाव आ रहा है, या फिर मेरे साथ ये जो घटना घटी है, इस पर तो मैं कविता लिखूंगी, इस पर मैं कहानी लिखूंगी? कविता लिखूंगी, कहानी लिखूंगी, ऐसा नहीं आता। हाँ। अभी तक जैसा मैं लिखती आई हूँ कि कोई घटना है, कोई ऐसा हमारी नज़र पड़ गई और वो कहीं अंदर अंकित हो गई, उसकी छवि, उसका ऐसा, तो वो दिमाग से जाता नहीं है। मैंने स्वाति अनुभूति के घेरे मेरा कहानी संग्रह है, उसकी भूमिका में मैंने इसमें लिखा है कि किस तरह से रचना प्रक्रिया होती है कि कोई बात एक क्षण को हमें ये प्रभावित करती है, और जो ठहर गई वो हमें लगातार उद्वेलित करती है, और वो दिमाग से जाती नहीं जब तक कि हम उसे लिख नहीं लेते। इसी तरह कविता के भाव भी, एक बार कवि सम्मेलन में गए, वहाँ सुने, और सुनने के बाद जब घर लौटे तो वही रात के 12:30-1 बज गया था। फिर जैसे टागोर जी कह रहे हैं, अरे खाना नहीं गर्म हुआ है, ऐसी सब्जी बनी वैसा, तो मुझे वही याद आने लगा कि हम इतने अच्छे कार्यक्रम से आए, और हमारा भी मूड होता है ना एक कविता सुनने का, बोलने का, ऐसा कविता सुना के भी आए, तालियां भी सुन ली, और घर में आके फिर वही बातें। तो वो मैंने कविता लिखी थी, विद्रोहिणी कविता, रात के 1:30 बजे। वो भी बहुत आपकी चर्चित कविता है। तो उसके लिए मैंने सोचा नहीं, जब खाना पीना हो गया, सो रहे, आराम से लेटे हैं, अचानक दिमाग में जैसे प्रतिक्रिया की जो स्थिति है कि मैं, विद्रोहिणी कविता है ना कि माँ बाप ने पैदा किया था गूंगा, परिवेश ने लंगड़ा बना दिया, चल रही हूँ निश्चित परिपाटी पर बैसाखियों के सहारे। तो ये बैसाखी है कि ये हटती नहीं, और हमारा ये सबलता आती नहीं। अब जैसे आपकी कविता है दर्पण कुछ संदर्भ, जी उसकी शुरुआती पंक्ति है कि हिरनी सी भागती वन कन्या, देखती होगी मुख छवि नदी के जल दर्पण में। लेकिन जब कहानी या उपन्यास पढ़ेंगे तब ये जो कल्पना है या ये जो सौंदर्य है शब्दों का, ये नहीं दिखता है। मैं बता रही हूँ कि नागपुर में ये जो मोर भवन लाइब्रेरी, वहाँ अक्सर सामाजिक कार्यक्रम होते थे, सामाजिक नहीं, साहित्यिक कार्यक्रम, जैसे कवि सम्मेलन, कोई शब्द दे दिया जाता था कि इस शब्द पे हमें लिखना है। एक ही शब्द पर अलग अलग लोग किस तरह के अपने भाव लिखते हैं, तो उस समय की लिखी हुई ये दिए हुए शब्द पर लिखी हुई कविताएं हैं। जैसे दर्पण पे अपने विचार रखें, और भी शब्दों पे।
और इसी तरह वो भी है कि 20 वर्ष की स्थिति, 40 वर्ष की, इस पर भी मैंने अपनी कविता। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। हाँ। सवाल मेरा ये था कि अभी जैसे जो कल्पना शक्ति है वो कहानी या उपन्यास तक आते आते क्यों क्षीण हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर लगता है कि हम जो देख रहे हैं हमें जस का तस वही दिखाना है, सौंदर्य शास्त्र की बात वहाँ पर नहीं होती है, लेकिन कविताओं में वो कल्पना दिखलाई पड़ती है। दिखाना यानी उद्देश्य के साथ तो नहीं होता, लेकिन बार बार वही बातें याद आती हैं। और कल्पना की जो बातें हैं कविताओं में, जो कहीं कहीं कोई मूड ऐसा दिन रहा, कोई बातें ऐसी रही कि कुछ अलग लेखन भी हो जाता है। और कहानियों में भी आप देखेंगे कि अनुभूति की घेरे मेरी जो कहानी संग्रह है, एक सहज स्त्री जीवन के ऊपर लिखी गई। उसमें कोई दलित नहीं है, कोई नहीं, चाहे वो प्रतीक्षा कहानी देखिए, गलती किसकी है कहानी देखिए, और जितनी भी कहानियाँ हैं अनुभूति के घेरे, वहाँ नहीं। लेकिन टूटता बहम जो मेरा कहानी संग्रह है उसमें ज़्यादा कुछ संस्मरण ज़्यादा आ गए हैं। जैसे टूटता बहम, ये बहम टूट रहा है, हम इतने पढ़ गए हैं, शिक्षक बन गए हैं, लोग हमारे बच्चे हमारे। मेरा सवाल यही था कि आपकी अधिकांश कहानियाँ अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर वो आप बीती ज़्यादा दिखलाई पड़ती है, कहीं कहीं संस्मरण शैली आ जाती है। तब आपको ये भय नहीं लगता है कि लोग ये कहेंगे कि भाई सब तो मैं अपनी आत्मकथा में लिखी चुकी थी, फिर से वही चीज़ आ रही हैं और अलग ढंग से आ रही हैं और कहानी में आ रही हैं? असल में आत्मकथा 2006 से लिखना शुरू किया था। हाँ। और कहानियाँ जो मेरी अनुभूति की घेरे कहानी है ना, वो तो 70-80 के बीच की कहानी है। और टूटता बहम लगभग वही टाइम 80 के पहले की कहानियाँ हैं। और मेरे नाटक भी हैं, तो ज़्यादा करके 70-80 के बीच के हैं नाटक। उसमें एक नाटक लास्ट में सन 2000 का है, जिसका नाम है जीवन के रंग, रंग और व्यंग में संकलित है। तो ये ज़्यादा करके अनुभव पर ही लिखा गया है। सुशीला जी, चूँकि आत्मकथा की बात चल रही है तो एक सवाल यहाँ पर बार बार ये उठता है, और अधिकांश लेखक आत्मकथाओं के संदर्भ में ये बोलते हैं कि दलित समाज की जो आत्मकथा है या दलित लेखक की जो आत्मकथा है वो केवल उस लेखक की नहीं है, वो संपूर्ण दलित समाज की आत्मकथा है। मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर वो संपूर्ण दलित समाज की आत्मकथा है तो बार बार फिर हर लेखक को आत्मकथा लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहली तो। दूसरा, क्या गाँव का दलित लेखक उसका जीवन वैसा ही है जैसा शहरी दलित का है? और अगर नहीं है तो फिर वो आत्मकथा संपूर्ण दलित समाज की आत्मकथा कैसे हो गई? संपूर्ण समाज का मतलब ये है, जैसे बेबीताई कामडे, उनकी आत्मकथा है आमचा जीवन, तो हमारा जीवन, हिंदी में आया हमारा जीवन, तो उसका मतलब है हमारे समाज का जीवन। वो तो छोटी बच्ची है, उसके पिताजी ठेकेदारी का काम करते हैं, लेकिन वो देखती है कैसे लोग भूखे रहते हैं। 12 दिन के बच्चे को छोड़ के बाई मजदूरी करने जाती है, और बच्चा जचकी हुई है और वो भूखी रहती है। तो एक घर की बात नहीं है, समाज में अधिकांश ऐसी घटनाएं होती हैं। तो उन्होंने जो घटनाएं बताई हैं वो एक व्यक्ति की नहीं, एक अगर कोई भूखा भी रहता है तो वो एक नहीं, समाज के अधिकांश लोग इसी रूप में रहते हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, जैसे कि एक आत्मकथा संपूर्ण समाज की आत्मकथा है। ये कहा जाता है कि समाज की कथा है, एक व्यक्ति की नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और सूरजपाल चौहान एक ही जाति समुदाय, एक ही समाज के व्यक्ति हैं, लेकिन ओम प्रकाश जी के अपने अनुभव हैं, सूरजपाल चौहान के अपने अनुभव हैं। तो वो जब लिखेंगे तो अपनी बात लिखेंगे, ये लिखेंगे तो अपनी बात लिखेंगे। तो आत्मकथा लिखना यानी अपनी आप बीती को बताना, तो व्यक्ति लिख सकता है। हाँ। जिस समय मेरी आत्मकथा शुरू हो गई थी पब्लिक एजेंडा में, उसके यानी छपने के पहले ही मदन कश्यप जी ने पब्लिक एजेंडा में उसकी 10-12 किस्तियाँ छापी थी। तो काफ़ी हमारे ही लोगों ने कहा, अरे जब 3-4 आत्मकथा आ गई है तो सुशीला टागोरे को आत्मकथा लिखने की क्या ज़रूरत है। स्वयं सूरजपाल चौहान रमणिका गुप्ता जी के घर आए, मैं भी वहीं थी, तो बड़े नाराज़ी बताने लगे, आपको ज़रूरत क्या है भाई, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हम अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं अपनी मर्जी से, अपने मन से, समाज को हम बताना चाहते हैं कि ये क्या है मेरी जीवन में और मैं समाज को क्या संदेश देना चाहती हूँ, या क्या समाज क्या पढ़े और क्या समझे,
सब स्वतंत्र हैं। आपने क्या संदेश देना चाहती हूँ? जी, आपको लगता है आत्मकथाएं जो हैं वो सामाजिक चेतना या जागृति का काम करती हैं? आत्मकथाएं जागृति का काम करती हैं। सच कहो तो पूरा साहित्य समाज में कुछ ना कुछ संदेश देता है। अगर वो अच्छा साहित्य है अच्छा संदेश देगा, गलत साहित्य है गलत संदेश देगा। आज भी हम धार्मिक अंधविश्वास का साहित्य लिखेंगे तो अंधविश्वास का संदेश देगा, और हम अंधविश्वास के विरुद्ध जागरूकता की वैज्ञानिक बातें करेंगे तो वो जागरूकता का संदेश देगा। आत्मकथाएं संदेश देती हैं, एक जीवन को समाज के सामने रखती हैं कि ये व्यक्ति ने ऐसा जीवन जिया, इसमें समाज का क्या दोष है, समाज की क्या गलती है, इस व्यक्ति की अपनी क्या गलती थी जो वो इस जाति में पैदा हुआ, और इस जाति में पैदा होने के साथ ही उसको इतनी सारी विषमता, अपमान, अन्याय क्यों सहन करना पड़ा। तो ये समाज को की नज़र में तो आना चाहिए। जब तक लिखने का, पढ़ने का अधिकार नहीं था तब तक तो ये बातें नहीं थी। हमारे बारे में दूसरे ही बताते थे कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, सेवा करते हैं, और जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि जो सेवा करते हैं उन पे भगवान फूल बरसाते हैं। वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे महात्मा गांधी जी। तो फूल बरसाने की राह देखेंगे, अगले जन्म का राह देखेंगे कि कब हम अगला जन्म लेंगे तो अपने सेवा कार्य से, पुण्य से अच्छा जन्म पाएंगे। तो ये तो गलत बातें हैं। हम आज ही अपने जीवन को देखें और चुप ना रहें, समाज नहीं पूरे विश्व को बताएं कि हमारे साथ ऐसा अन्याय होता है जो नहीं होना चाहिए। तो सामाजिक समता की दृष्टि से, सामाजिक सम्मान की दृष्टि से हर व्यक्ति अपने मानवाधिकार पा सकता है। आप बार बार महात्मा गांधी पर मतलब हमलावर रहती हैं। नहीं, हमला नहीं, उदाहरण बताया। और डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन ने आपको काफ़ी क्योंकि मैंने दोनों बातें बहुत नज़दीक से देखी है। मैं मध्य प्रदेश में रही हूँ, बचपन से बीए तक जय महात्मा गांधी की और जय पीर पराई जाने रे जो उनका गीत था, यही हम भजन गा के और अपने बीए तक की डिग्री प्राप्त की थी। और महाराष्ट्र में आने के बाद ही मैंने ये देखा कि हमारे सच्चे मार्गदर्शक कौन हैं, कौन हमें चेतना की बात सिखाते हैं, कौन हमें जहाँ के तहाँ चुप रहने की बात कहते हैं। चूँकि डॉक्टर अंबेडकर की बात चल रही है तो यहीं पर एक सवाल ये भी आता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो धर्मांतरण किया, और ये कई जगह ये सवाल उठते हैं इस चीज़ को लेकर, तो मैं आपसे भी इस पर जानना चाह रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने जो धर्मांतरण किया, बहुत बड़ा धड़ा ये मानता है कि वो धर्मांतरण करने के बाद यानी बौद्ध धर्म में जाना वो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो उत्थान या संस्थापक हैं वो खुद एक क्षत्रिय है, तो वो तो खुद दलित नहीं है। बोलने के लिए बहुत सी बातें होती हैं। हम अपने पक्ष की बात देखते हैं, बोलने वाले अपने पक्ष की बात देखते हैं। तो वो क्षत्रिय हैं या कौन है ये नहीं देखा गया। उन्होंने जिस समतावादी धर्म की स्थापना की, बौद्ध धर्म की, उस धर्म की अच्छाइयों को देखा गया। उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया, और जब वो इस यहाँ की अपनी सनातनी व्यवस्था से बहुत त्रस्त हो गए थे, कौठा महाराष्ट्र में जो गांव है वहाँ हॉस्टल के दलित बच्चों को पहले खाना खिला दिया, और उन्हीं बर्तनों में जब दूसरे सवर्ण बच्चों को खाना परोसने लगे तो सारे बच्चों ने इनकार कर दिया कि ये बच्चों को उनके झूठी थाली खाने में, इनके बर्तनों में हम खाना नहीं खाएंगे, और उन बर्तनों को तोड़ के ज़मीन में गाड़ा गया, आग में जलाया गया। तो वो इतने चिंतित हो गए, इतने दुखी हो गए कि इस धर्म में रहकर वर्ण के अनुसार जाति, जाति के अनुसार इंसान की कीमत, तो ये तो कभी जाएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब मेरे जैसे इतने पढ़े लिखे, इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचे हुए व्यक्ति की ये हालत है, तो मेरे सामान्य समाज जो गरीब है, दुखी है, अनपढ़ है, बेरोजगार है, अभावग्रस्त है, ऐसे समाज की क्या स्थिति होगी। तब बाबा साहब ने कहा कि अब मैं इस धर्म में पैदा होना तो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं इस धर्म को छोड़ तो सकता हूँ। इस आधार पे उन्होंने धर्म परिवर्तन का विचार किया, और एक लंबी प्रक्रिया चली। उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया, कई धर्म के लोग उनके पास आए, एक बड़ा अध्ययन का विषय है। तो मैं सहज ही सामान्य बातें बता रही हूँ कि तब उन्होंने तय किया कि मुझे इस हिंदू धर्म को छोड़ना है और अपने लोगों के लिए एक नया धर्म देना है, ताकि उस धर्म में आकर वे समता सम्मान का अनुभव कर सकें। और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी अधिकतर उनके समाज के लोग, महार बौद्ध समाज, जो जिसको अब नवबौद्ध कहा जाता है, तो नवबौद्ध समाज ने जो बौद्ध धर्म अपना लिया,
तो जाति तो वही रही। आपको नहीं लगता कि अम्बेडकराइट दृष्टि जो है वो बहुत दलित लेखकों के बीच में बहुत पॉलिटिसाइज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा उसका राजनीतिकरण हो चुका है? राजनीतिकरण नहीं, मैं सामाजिक दृष्टि से देखती हूँ, और सामाजिक दृष्टि से उनकी जो विचारधारा है वह उनका जो पूरा जीवन का संघर्ष है, जो खुद उन्होंने भोगा था, बचपन की उनकी घटनाएं, चाहे वो बैलगाड़ी से उतारा गया, चाहे वो ब्लैक बोर्ड पर लिखने गए तो सारे बच्चे दौड़ पड़े कि ब्लैक बोर्ड के पीछे हमारे खाने के डब्बे हैं। तो ये सारी बातें, बहुत सारी उनके बचपन की बातें हैं, तो उनका अनुकरण, उनकी विचारधारा का अनुकरण करते हैं। जिस तरह आप गांधी का विरोध करती हैं। विरोध नहीं, सच्चाई की बात है भाई। हाँ। उसी तरीके से जी, आप कार्ल मार्क्स का भी विरोध करती हैं, और कार्ल मार्क्स का मैं विरोध करती कहाँ नजर आया? आपने अपने कई इंटरव्यूज़ में ये बात कही है। नहीं, इसलिए कही है कि कार्ल मार्क्स जो है, अभी मैं गई थी पटना, वहाँ एक नरेंद्र भाई हैं जो मार्क्सवादी विचारधारा के हैं और बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने बड़ी मेरा इंटरव्यू ले डाला। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दलित मार्क्सवाद को क्यों नहीं मानते हैं, या अम्बेडकरवादी अपने आप को अलग क्यों मानते हैं। तो अम्बेडकरवादी विचारधारा जो है वो समाज की जाति और वर्ण से जुड़ी हुई, जातिगत अपमान से जुड़ी हुई बातों का विरोध करता है, सामाजिक एकता की बात करता है। और मार्क्सवाद जो है वो पूंजी के आधार पर है कि सर्वहारा और सामंतवादी। तो यहाँ गरीब और अमीर का बात नहीं है, हम कितने उच्च पद पे पहुँच जाएं, कितनी लाखों की सैलरी पाने लगें, फिर भी हमारा जो जगह, जात है, नाम है, सरनेम से खोज खोज कर निकाला जाता है। इसकी वजह ये तो नहीं है कि मार्क्स का जो पूरा का पूरा आगे बढ़ाने का जो क्या बोलूँ, जो झंडा जिन लोगों ने पकड़ा हुआ था वो सब सवर्ण थे, सवर्णी थे, नेतृत्व उन्हीं के हाथ में रहा। अपने जो तुलसीराम जी, उनकी आत्मकथा पहला भाग है ना, मुर्दैया, उन्होंने तो बताया है कि किस तरह वो अपने दोस्तों के साथ रहते थे। जहाँ उनकी किसी खाने की वस्तु को हाथ लगा दिया तो इनको काफ़ी लताड़ा गया था, बहुत डांटा गया था, और वो खाने की वस्तुएं सब फेंक दी गई थी। तो भले ही वो मार्क्सवादी विचारधारा के लोगों से जुड़े थे। उनका जो दूसरा भाग आया मुर्दैया के बाद, मणिकर्णिका, उसमें भी उन्होंने काफ़ी अपने उन पांडे जी जो बनारस के थे उनके बारे में बताया है कि जाति तो जाति नहीं है, सवर्ण मानसिकता अपनी जगह पर रहती है। आज की जो नई पीढ़ी है वो समतावादी विचार रखते हैं और उनसे अपेक्षा की जा सकती है, और ये समाज बदलेगा तो आज की युवा पीढ़ी की विचारधारा से बदलेगा, पुरानी पीढ़ी छोड़ेगी नहीं। जो बीच की पीढ़ी है वो दोनों तरफ चलती है, इधर मुखौटा लगा लेती है, उधर अपनी बात पे आ जाती है। तो ऐसे भी लोग हैं जो दलित समाज में काम तो करते हैं लेकिन अपना वर्चस्व सुरक्षित भी रखना चाहते हैं। तो मतलब एक तरीके से कहें कि दलित साहित्य पर दलित राजनीति का असर पड़ा है। दलित राजनीति यानी क्या? देश में जो राजनीति होती है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जितने भी, जो दलितों के सवाल को उठाती रहती हैं, जिसमें बहुत बड़े चेहरे दो काशीराम और मायावती के चेहरे हैं, को लगता है उनके राजनीति का असर दलित साहित्य पर भी पड़ा है? नहीं, काशीराम जी ने तो, उनको तो मान्यवर के साथ बोला जाता है, मान्यवर काशीराम जी। उन्होंने अपने जीवन जो वामसेफ से जुड़े थे और सामाजिक जागृति का काफ़ी काम किया है, एक समर्पित जीवन जिसको कहेंगे। उनके साथ दीना भाना जी वो भी रहे हैं जो वामसेफ के फाउंडर मेंबर के रूप में माने जाते हैं, बहन जी मायावती। तो इन लोगों का अपना काम है, राजनीति से भी जुड़े। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ है, कई बार अपने लाभ के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो गठबंधन जैसी बातें या विचारधाराओं का स्वीकार ये भी हो जाता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि जो समाज नीति की बात है, राजनीति के साथ जुड़ के कहीं कहीं ये अपवाद भी हो जाता है। लेकिन सही माने में जो दलित व्यक्ति है, भुक्तभोगी है, वो अपने समाज को, अपने लाभ को, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस बात को भूलता नहीं है, उस पर काम जरूर करता है। ठीक है, जरा स्त्री प्रश्नों पर आ रहा हूँ जी। मराठी लेखिका हैं उर्मिला पवार जी, उनका एक स्टेटमेंट था, संभवतः हंस में छपा था या कहीं पर, अभी मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा था कि दलित लेखकों का जो व्यवहार है वो अपनी पत्नियों के साथ मनुष्यता लिए हुए नहीं है। सब जो लिखते हैं भुक्तभोगी लिखते हैं, जो नहीं लिखते हैं पता नहीं क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर वो भी लिखें तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि मतलब ये भान है दलित लेखकों को, मेरी आत्मकथा देखिए ना। हाँ तो
इस दृष्टि से क्यों अच्छा, लोगों अन्य को ना लेखिकाएं सामने नहीं आती हैं? कई बार महसूस भी नहीं होता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम तो उन्हें अपनी अर्धांगिनी मानते हैं, हम तो उन्हें अपने घर की व्यवस्थापक मानते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र निकल जाते हैं, सारी व्यवस्था का कार्यभार पत्नी पर छोड़ जाते हैं। तो ये बात भी है। तो उर्मिला जी का कथन सही है, वो खुद उनके पति से प्रताड़ित रही, उर्मिला पवार, और काफ़ी समय तक अलग रही, और वो ड्रिंक करना या अपना पति यानी पुरुषवादी मानसिकता, पितृसत्ता का जो तानाशाही व्यवहार, उससे वो बहुत सारी चीज़ें तो आपने भी लिखी हैं अपनी आत्मकथा में। क्या प्रतिक्रिया थी आपके पति और बच्चों की जब आप लिख रही थी या सामने आया? तो देखिए, वो मेरा एक तो हमारी एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, अभी तो टागोर जी नहीं रहे, और पता नहीं उनके मन में ये मानसिकता थी कि ये कम उम्र की है या कुछ पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। कितना डिफरेंस था? अब उस समय तक तो मैं 20 साल ही मानती थी, लेकिन अभी नहीं रहे, उनकी जो हालत थी, ऐसा लगता है कि करीब 25 साल का अंतर था हमारे उम्र में, और उम्र छुपाई गई। बोले अभी अभी बीए किया है, अब बीए तो किसी भी उम्र में कर सकते हैं। अब गांव के लोगों को लगता है कि चलो भाई मास्टर है, अच्छा छोटा परिवार है, इतना बड़ा शहर है नागपुर, हमारी बेटी यहाँ जाएगी तो सुखी रहेगी, नौकरी करेगी, आराम से अच्छा जीवन बिताएगी। तो बाकी तो सब मुझे बहुत लाभ मिला है। मैंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जो लाभ यहाँ रहने वाले इस परिवार की मेरी ननद को भी नहीं मिला, किसी अन्य महिला को नहीं मिला, जितना मैं बाहर से एमपी से आकर यहाँ रहने वाली ने उतना लाभ प्राप्त किया। टागोर जी बहुत अध्ययनशील व्यक्ति थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। पढ़ाया उन्होंने पढ़ाया, कैसे पढ़ाया वो चाहते थे मैं नौकरी करूं, वो चाहते थे मैं बीएड कर लूं, तो बीएड कर लिया, नौकरी लग गई। जब एमए करने की बात आई तो उन्होंने मना कर दिया कि जब हमारे मैनेजर परमिशन नहीं दे रहे, हमारे प्रधान अध्यापक परमिशन, हेडमास्टर नहीं दे रहे हैं हाई स्कूल की, तो मत पढ़ो, बिना पढ़े मर नहीं जाओगी एमए की डिग्री के बिना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो पढ़ना है, भले ही नौकरी छूटे तो छूट जाए, ये मेरी जिद, ये मेरा दृढ़ संकल्प था कि मुझे पढ़ना है। एमए करा, एमए करने के बाद पीएचडी करना है, तो वो सारी व्यवस्था, घर कौन देखेगा, बच्चे कौन देखेंगे, नौकरी करना है, परिवार को देखना है, सामाजिक काम भी करना है। इसके बाद भी मैंने पीएचडी की। तो अपने अंदर की लगन, अपना दृढ़ संकल्प, और कुछ उस समय तक तो ये नहीं लगता था कि मुझे सम्मान मिलेगा या मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। नहीं, जब आप लिख रही थी ये अपनी आत्मकथा, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? हाँ, तो उनकी प्रतिक्रिया तो यही थी, कई बार मैं अपने कागज़ लिखे हुए उनको कहती थी ये टाइपिंग वाले को देके आ जाओ ना प्लीज़ मैं ये काम कर रही हूँ घर के। वो जाते थे, वहीं बैठ के उसके पन्ने पढ़ते थे, फिर घर आके तंता जाते थे, गुस्से थे। फिर कभी कभी ऐसे निकल जाता था कि तुम आधी बात लिखती हो, मैंने ऐसा किया, उसके पीछे का कारण क्यों नहीं लिखा। मीराबाई मेरे साथ बुरा व्यवहार करती थी, तो तुम ये क्यों नहीं लिखती हो कि उसको ससुराल से कितना बुरा व्यवहार मिला। अरे उसको व्यवहार बुरा मिला तो वो मेरे साथ बुरा व्यवहार करेगी। नहीं, तो ये होना नहीं चाहिए कि आत्मकथा में ये तो खतरा हमेशा रहता ही है शक होने का कि भाई आधी अधूरी बात ही होगी, इसमें पूरी बात तो नहीं होगी। तो बात ये है कि कई बार यही होता है कि व्यक्ति अपनी गलतियों को कबूल ही नहीं करता। मैं हमारे झगड़े भी होते थे, बातचीत भी होती थी, आमने सामने तर्क वितर्क भी होते थे कि तुम बताओ मैंने कौन सी बात गलत लिखी, तुम बताओ मैंने कौन सी बात बढ़ा चढ़ा के लिखी। कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन वो एक ईगो होता है ना, पुरुष ईगो, कि मेरे विरोध में तो कभी कोई शब्द आना ही नहीं चाहिए। पत्नी यानी पति की अनुकरण करने वाली, पीछे चलने वाली, आज्ञाकारिणी और पति को ही सर्वस्व मानने वाली, ऐसी ही पत्नी अच्छी कही जाती है, ऐसी ही पत्नी होना चाहिए। और बच्चों की प्रतिक्रिया क्या थी? बच्चे तो सहज तटस्थ रहते हैं कि अब मम्मी ने लिखा है, मम्मी की बात है। हमारे जब झगड़े होते थे, मेरे बच्चे 10-12 साल के, उसमें लिखा है 8 साल की मोना, 10 साल की पिंकी, 12 साल का बेटा। तो जब झगड़े होते थे वो एकदम मारपीट जैसी बातें ऐसी आ जाती थी, तो बच्चे बीच में खड़े हो जाते थे, नहीं पापा आप चुप रहो, मम्मी आप भी चुप रहो। मेरा मुँह मेरे वाक्य बाण चलते थे और वो उनके हाथ पैर चलते थे। तो इस तरह से बच्चों के साथ भी बच्चों को बुरा असर होगा। फिर मैंने चुप रहना शुरू कर दिया था। एक सवाल आपकी आत्मकथा पर ये भी उठे सुशीला जी कि इतना कुछ लिख रही हैं प्रताड़ना के बारे में, आदि आप स्त्री मुक्ति की बात भी कर रही हैं, लेकिन साथ भी रह रही हैं। ये दोनों एक साथ कैसे संभव है? ये क्यों आलोचकों ने बोला? ये एक ही बात कहूँगी
कि कलकत्ता की लड़की है, शाह सरनेम है उसका, उसका नाम प्रियंका शाह। उसका फ़ोन आया, उसने आत्मकथा पढ़ी। आप ही सुशीला जी हो? मैंने कहा हाँ मैं सुशीला हूँ। आपने आत्मकथा लिखी? मैंने आत्मकथा शिकंजे का दर्द लिखा है। आपके पति कहाँ हैं? साथ में रहते हैं। अरे आप अपने पति के साथ कैसे रह सकती हो? मैं होती तो 2 चांटे लगाती और बिल्कुल साथ में नहीं रहती। मैं बोली बेटा तुम किस पीढ़ी की हो? आज की पीढ़ी की। मैं पुरानी पीढ़ी की हूँ। हमको घर नहीं तोड़ना है, बच्चे नहीं छोड़ना है, हमको साथ रहकर ही रास्ते बनाना है। ये हमारा सिद्धांत था। और तुम सुधरोगे, तुम मत सुधरो, मैं अपनी बात सबको बताऊंगी, समाज के सामने ये बातें आएंगी और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ। और उनसे मुझे वो शिकायत कभी नहीं रही कि जो हमेशा एक पति होने के कारण जो प्रताड़ना की बातें हैं, लेकिन ये समाज में नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने इन बातों को सामने लाया, क्योंकि इतना सहज होता है। कई बार मैंने भाइयों का, भाभी का भी झगड़ा देखा, कई बार खूब बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन वो बोलती नहीं है, बताती नहीं है, किसी के सामने बातें आ नहीं पाती हैं। तो बताने का उद्देश्य यही है कि समाज को मालूम हो। यानी पितृसत्ता हर समाज में, हाँ, हर वर्ग में, हर ये वर्ण तो में व्याप्त हमारी है। भारतीय मानसिकता में है। जब तक पुत्र को महत्व देंगे, बेटा नहीं हुआ, 6 बेटियां हो गई, तब भी बेटे की राह देख रहे हैं, तो उन बेटियों का अपना क्या वजूद है? क्या भाषाई दृष्टि से भी आपको लगता है कि भाषाओं का भी पितृसत्तात्मक और सवर्ण टोन होता है? हाँ हाँ, जैसे गालियाँ, माँ की गाली दी जाती, बहन की गाली दी जाती, तो मतलब स्त्री को ही इतना नगण्य भोग्या माना जाता है कि उसे कोई भी कुछ बोल देगा। दामाद भी बोलेगा तेरी माँ की, अरे तो तेरी माँ जैसी माँ है, तुम अपनी माँ को ऐसी गाली दे सकते हो क्या? तो इतनी सहज वो रटी बसी होती हैं मुंह के अंदर, देहन में, दिल दिमाग में, कि सहज ही बोली जाती है। आपकी एक एकांकी है समर्पित जीवन, हाँ जी, है ना? वो स्कूल में संभवतः आपकी जो हाँ, एक कलीग थी, है ना, शिक्षिका थी, हाँ, उनके जीवन को आधार बना के आपने लिखी नहीं, शिक्षक थे। और उनको मैं जब प्रकाश हाई स्कूल गांधीबाग में मैं पहले शिक्षिका बनी, 78 से 86 तक मैं वहाँ थी। तो पडोले नाम था उसका सरनेम, ओबीसी में आते थे। वो इतना त्रस्त रहा, घर परिवार से भी रहा होगा, और जो हमारी शैक्षणिक संस्था है उससे भी त्रस्त रहा, इतना वर्कलोड, इतना काम, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। और मैं नई नई वहाँ आई थी, एक शिक्षक के रूप में मैंने सुना कि वो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, वो पागल खाने में है, वो अभी लंबी छुट्टी पर है, 6 महीना नहीं आएंगे, 2 साल नहीं आएंगे। तो मेरे दिमाग में बड़ी बेचैनी हुई, क्योंकि मैं अपनी शिक्षण संस्था के काम देखती थी, किस तरह शिक्षकों को बुलाया जाता है, हेडमास्टर और जो संस्थापक हैं, मैनेजर हैं, अपने घर के काम शिक्षकों से कराते हैं, किसी के घर शादी है, कोई कार्यक्रम है। तो ये सब देखकर, अच्छा, मैं जब मेरा एमए का परमिशन मांगती थी, मुझे परमिशन नहीं दी जाती थी। हिंदी में एमए करने के लिए मैंने 6 साल परमिशन मांगी, 7वें साल मैंने तय कर लिया था कि परमिशन दो या ना दो, मुझे एमए करना है। तब उनकी बेटी, जो हमारे प्रकाशक, हमारे ये थे हेडमास्टर शंकरराव सुपारी जी, उनकी बेटी को एमए करना था अंग्रेजी में, और उनकी बेटी उसी साल आई थी, मराठी पढ़ाती थी, मराठी में एमए करना था, अंग्रेजी में एमए करना था, इंग्लिश में। तो उसको तो परमिशन तुरंत, उसके लिए तो तैयार है, तो उसको देना है, इसलिए चलो ये 6 एप्लीकेशन के बाद 7वीं आई है, इसको भी दे दो। तो इस तरह मुझे एमए करने की परमिशन मिली थी। तो इतना भेदभाव यानी भाई भतीजावाद। अपना व्यक्ति आया है, बिना इंटरव्यू के उसको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अपना व्यक्ति आने वाला है, 2 साल के बाद उसकी पढ़ाई पूरी होगी, उसके लिए जगह सुरक्षित रखी जाती है, टेम्परेरी पोस्ट भरते हैं, फिर उसको हटा के उसको ले आते हैं। एकांकी की बात कर रहे थे हम लोग, खुले एकांकी, समर्पित जीवन। तो ये सब मैंने देखा, समझा, और मेरे मन में बड़ा विद्रोह आता था। और फिर वो एक तरह से मैंने पहले कहानी रूप में लिखा, फिर वो जमा नहीं मुझे, तो मैंने उसको एकांकी रूप में लिखा। आपका नाटक भी है नंगा सत्य, काफ़ी ज़्यादा चर्चित नाटक है। जैसे ये कहानी है वैसे ही वो नाटक भी चर्चित है। समर्पित जीवन एकांकी है, और छोटे छोटे लघु 4 नाटक हैं, जीवन के रंग, रंग और व्यंग, चश्मा और व्हील चेयर। बड़ी अच्छी। क्या दलित नाटक के मंचन की भी समस्याएं होती हैं? नहीं, ये नाटकों में तो जीवन के रंग, इसमें रंग और व्यंग। मैं एक जनरल बात पूछ रहा हूँ कि दलित नाटक के मंचन की अपनी समस्याएं होती हैं क्या? उनसे
अब तक निपटने की कोशिश की गई है? नहीं, दलित नाटकों के मंचन की समस्या वही है जो दलितों की अपनी समस्या है। एक तो वो फुल टाइम नहीं दे पाते, दूसरा आर्थिक, कि वो रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हैं और इधर जो पैसा खर्च होता है वो कर नहीं पाते हैं। चाहे वो पत्रिका का संपादन हो, पत्रकारिता हो, चाहे नाटक मंचन हो, ऐसे सभी काम अक्सर छोड़ने पड़ते हैं। तो मंचन के लिए जो जैसे पथनाट्य वगैरह है ये तो सहज हो जाते हैं, लेकिन बड़े मंच की तैयारी करना और इतने लोगों को तैयार करना, उसके लिए उतना टाइम देना या उन काम करने वालों को पे करना, ये ज़रा कठिन हो जाता है। ठीक है सुशीला जी, कार्यक्रम के एकदम अंतिम उसमें हूँ मैं, एक बार आपसे वो घटना ज़रूर सुनना चाहता हूँ जब आप मातृ सेवा संघ में नौकरी कर रही थी, क्योंकि इसमें है कि आपने लिनन कीपर की नौकरी उसमें की थी, है ना? तो एक बार उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं चाहता हूँ जिसने नहीं पढ़ी है शिकंजे का दर्द, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन वो जो चंद महीने की वो जो नौकरी थी, एक बार वो ज़रूर। 5-6 महीने के करीब मैंने काम किया था और ज़रूरत ऐसी थी घर में, घर के खर्च को देखते हुए कि कुछ तो नौकरी से लग जाए और कुछ इनकम शुरू हो जाए। तो हमारे यहाँ दानी मैडम, वहाँ की मातृ सेवा संघ यानी एक अस्पताल जिसमें जज की वार्ड प्रमुख था, तो वहाँ पर यानी टागभोरे जी गए अपने सामाजिक कार्यकर्ता मित्र सोहनलाल तांबे जी के साथ कि किसी भी तरह एक कोई नौकरी जो लिनन कीपर की नौकरी आपके यहाँ है वो इनकी मिसेस को दी जाए। तो फिर उन्होंने कहा कितना पढ़ी है, क्या करती है, बताया BA B.Ed। तो क्या ज़रूरत है भाई, तुम तो टीचर बन जाओगी। तो नहीं, बोले अभी हमारी कंडीशन बहुत ख़राब है, हमको तुरंत नौकरी की ज़रूरत है। मैंने लिखा है अपनी आत्मकथा में, और B.Ed हो चुका था मेरा और बीच के 5-6 महीने खाली थी मैं, तो उस समय मुझे ये नौकरी करनी पड़ी। तो वहाँ मैं गांव, बहुत छोटे गांव की महिला, आप देखेंगे कि मैं जब बड़े शहर नागपुर में आई तो जब मैं B.Ed करने जाती थी तो मुझे रास्ते नहीं पता थे। टागभोरे जी कुछ दिन मुझे छोड़ने गए, फिर बस में बैठा देते थे, देखते थे ये जाती कि नहीं, पहुंचेगी बराबर, उतरेगी बराबर। तो ऐसे माहौल से आई कि जो कभी अकेली गई नहीं। और छोटे गांव में कितना दूर, कितना बड़ा गांव होता है। लेकिन नागपुर में जब मैं बर्डी में खड़े होकर रास्ते पार करना है, बस स्टॉप पे जाना है, तो मेरे लिए बड़ा कठिन था। मैं काफ़ी देर तक खड़ी रहती थी। तो ऐसी मानसिकता वाली लड़की जो सहज सरल, कोई जानकारी ज़्यादा, होशियारी नहीं, कुछ नहीं, बस पढ़ना लिखना और अपना घर परिवार, बस इतना ही जानती थी। तो जब मैं वहाँ गई तो भाई नौकरी तो नौकरी करना ही है। तो बताते थे जाओ वो वार्ड देखो, ये वहाँ से कपड़े लाओ, फिर वो आरोप लगाना कि तुमने तो सब गलत किया है, तुमने कपड़े छुपा लिए हैं। और जैसे चादर जो बेड पे बिछाने की सफ़ेद चादरें, तो कमल पांडे वहाँ की वार्डन थी अस्पताल की, पांडे मैडम। तो वो पता नहीं उसको बड़ा गुस्सा आता था मेरे ऊपर कि ये तो वाल्मीकि समाज की है, BA पढ़ी है, B.Ed की है और ये तो कहीं ना कहीं टीचर बन जाएगी। तो मुझे बहुत प्रताड़ित करती थी वो, अपमानित करती थी। तो उसने क्या किया, नर्सों से कहकर कुछ चादरें ने 18 चादर सब अलमारियों में छुपा दी और ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये तो चोर है, इसके सब रिश्तेदार यहाँ सफाई का काम करते हैं और इसने वो चादरें अपने रिश्तेदारों को दे दी है। तो मैं हक्का बक्का रह जाती थी कि मैं कैसे चोरी करूँगी, मैं कैसे चादर अपने घर ले जाऊँगी, या मैं किसी को उठा के क्यों दे दूँगी। लेकिन फिर भी नौकरी पे जाना है, रोज़ वही बातें करना है। वो चिल्ला के वार्ड में बोलती थी। तो फिर ये बात दानी मैडम तक पहुँची कि ये चादरें कम हो गई हैं और ये इसने ये काम किया है। तो मैडम ने मुझे बुलाया, मैडम वहाँ राउंड पर आई, सब अलर्ट हो गए, सब बढ़िया अपना अपना सब दिखाने लगे। मैडम बैठी ऑफिस में और मुझे बुलाया। तो मेरे एक नज़र उन्होंने बस ऐसे ही देखा, मैं सही जी खड़ी रही। जैसे गुनहगार का जो एक मन का भाव होता है वो नहीं था कि मुझे क्या बोलना है, मैंने जो काम किया नहीं उसका मैं क्या जवाब दूंगी, मैंने तो कोई गलती नहीं की। इस तरह से जो मेरे सहज चुप रहने का जो भाव उन्होंने देखा तो वो समझ गई कि इसको परेशान करते हैं। और फिर उसने वार्डन को बुलाया, सब नर्स को बुलाया और बोले खुद एक एक वार्ड में राउंड लगाया, इस अलमारी को खोलो, इसके नीचे देखो, ये कोने में देखो, इसके पीछे देखो। ऐसा उसके सामने देखते देखते 18 चादरें निकली थी। और मैं तो सही जी चुप थी कि पहले भी मैं
ईमानदार थी, अभी भी ना ईमानदार हूँ। क्या इस तरह की चीज़ें, हाँ आप जब पीएचडी आपकी हो गई, आप एक कॉलेज में पढ़ाने लगी, हाँ, क्या इस तरह का व्यवहार उस समय भी होता था? उस समय होता था। नाम लूँ या ना लूँ, मैं अपने स्टाफ में सेठ केसरीमल पोरवाल कॉलेज कामठी, यहाँ पर मैं हिंदी पढ़ाती थी जूनियर कॉलेज में। तो वहाँ हमारे सर थे डॉक्टर कुमार शास्त्री। एक दिन सहज ही वो बात कर रहे थे, इतना सहज कि भाई हम तो देश के कल्याण की बात कर रहे हैं कि ये जो फ्लैश सिस्टम है ना, फ्लैश लेट्रिन का जो फ्लैश सिस्टम, तो इसमें पानी की बहुत बर्बादी होती है। अब ये सिस्टम बंद होना चाहिए और फिर से पुराना सिस्टम आना चाहिए, वही ड्राई सिस्टम कि भाई उठाओ सर पे लेके जाओ और दूर फेंक के आ जाओ। मेरे सामने ये बात सर कह रहे हैं, इतना मुझे अंदर से जो अपमान, पीड़ा, एक गुस्सा महसूस हुआ कि बहुत जैसे एकदम अंगार जैसे बोलते हैं ना कि एकदम बदन में आग लग जाना, अजीब सा महसूस हुआ। कि पूछा कि सर फिर इस काम को कौन करेगा? वही लोग करेंगे जो पहले से करते आए हैं, या फिर दूसरे लोग भी करेंगे? तो इस तरह की बातें हुई थी। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक प्रबुद्ध व्यक्ति पढ़ाते थे, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, तो इस तरह की बात सोच भी कैसे सकते हैं कि वही पुरानी सिस्टम आएगी, फिर एक समाज का वर्ग यह काम करेगा? सुशीला जी, क्यों ये चीज़ें बदल नहीं रही हैं? वही बात आती, हमको लगता हम आगे बढ़ गए, फिर लगता फिर घसीट के बहुत पीछे कर दिए गए हैं। तो मानसिकता से जाता नहीं है। क्या रिजिडनेस दोनों तरफ से है? किस तरफ से? दोनों तरफ से, सवर्ण और दलित दोनों तरफ से है। नहीं, दलित अपना हित देखता है ना कि आप हमारा क्या उपकार कर रहे हैं, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। वो तो अब जिसने अम्बेडकरवादी विचारधारा पढ़ी है, समझ ली है, वो तो पूरी जांच पड़ताल करता है कि वाकई में आप हितैषी हैं कि हमें गुमराह कर रहे हैं, कि चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुमको अच्छा रास्ता बताऊंगा। सर कहते थे, वही कुमार शास्त्री सर, मैडम आप ये क्या दलित साहित्यकार की बात करते हो? बड़े कैनवास पे आइए, आपको बड़े बड़े पुरस्कार मिलेंगे। आप ललित साहित्य लिखिए, दलित और ललित यानी मनोरंजन का, सामाजिक जो अन्य बातों का। तो मैंने यही कहा था कि सर मेरे समाज की जो समस्या है, जितना मैं जानती हूँ, जो मैंने अपना भुक्तभोगी मैं हूँ, तो मैं जितना जानती हूँ मैं लिखूँगी तो वो मेरा अपना होगा। ललित साहित्य तो सभी लिख ही रहे हैं। आपको लगता है आलोचकों ने उतना ध्यान आपके ऊपर नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए ऊपर या दलित साहित्य पर आलोचना उतने ढंग से कभी हुई नहीं। और दलित साहित्यकार भी कभी जो आलोचना करते हैं तो अक्सर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कर पाते हैं। और क्यों दलित साहित्य में आलोचना कम है, आलोचक ही कम है? हाँ, इसका कारण क्या है? कई बार तो ये पढ़ा नहीं जाता है और उसके पीछे भी एक नकारने की दृष्टि होती है, एक उपेक्षा की दृष्टि भी होती है। अब जैसे शिकंजी का दर्द जैसी आई तो इसको स्वीकार किया गया, एक महिला वेदना या इस दृष्टि से। ये प्रकाशित होने के पहले इस पर एमफिल का एक काम हो गया था। डॉक्टर सरजू प्रसाद मिश्र जो नागपुर के कॉलेज में थे प्रोफेसर, और बाद में कोल्हापुर चले गए थे, वो कोल्हापुर से भी वापस आए थे, फिर बाद में नागपुर यूनिवर्सिटी में रहे। उन्होंने इस पर एमफिल करवा लिया था और बाद में छपने के पहले ही पब्लिक एजेंडा में आने पर भी काफ़ी चर्चा में रही। तो इसकी तो उतनी आलोचना समीक्षा काफ़ी हुई है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि दलित साहित्य पर लोग कम बोलते हैं या छोड़ देते। आपस में बातचीत करेंगे, घर में बैठे हैं तो बहुत बातें करेंगे, लेकिन वही बात जब मंच पे बोलने की आती है तो बहुत होशियारी से कम बात करेंगे या दूसरे विषय पे बात करेंगे। ऐसा भी होता है जी। चूँकि बार बार जितने नाम आ रहे हैं सब मराठी लोगों के नाम आ रहे हैं, और आपकी खैर कर्म भूमि वही रही है महाराष्ट्र में। आपको लगता है मराठी भाषा में दलित साहित्य जिस तरह से फैला या जिस तरह से लिया गया हाथों हाथ, हिंदी में उस तरीके का वातावरण नहीं बन पाया? असल में कैसा, एक बात तो ये चलती है, दिल्ली के ही अधिकांश दलित साहित्यकार कहते हैं कि ये क्यों कहा जाता है कि मराठी में दलित साहित्य आने के बाद हिंदी में आया, हमारा साहित्य तो बहुत पहले से चल रहा है। हाँ, वो हीरा डोम और इन सबको मानते हैं। हाँ। तो असल में दलित साहित्य के बारे में एक निश्चित विचारधारा है, और छवि भी दिखे है 19 सरस्वती पत्रिका में हीरा डोम की कविता 1914 की बात है। हाँ। तो कहा यही, जैसे अब हीरा डोम ने भी अपनी बात कही
दलितों के दुख के बारे में कही, या स्वामी अच्युतानंद ने बात कही। हाँ, उन्होंने भी कही। लेकिन कहा यह जाता है कि जिसमें दलित चेतना है कि दलित अपनी चेतना से जागरूक हो चुका है और वह अपने अपमान को समझ रहा है और उसके प्रति विद्रोह या विरोध का भाव व्यक्त कर रहा है, ये बात भी होती है। अच्छा, मराठी में जो स्थापित हुआ, सबसे पहले मराठी में जो बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट चला, उसके बाद जो मराठी के पेपर चले, जो मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, समता, जो, और उसमें जो दलित घटनाएं छपती थी और उनको जैसे अनपढ़ लोगों को कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति चौपाल पे बैठकर, चौपाल यानी चबूतरे पे बैठकर अपने मोहल्ले के मोहल्ले में या बौद्ध विहार में बैठकर अपने लोगों को वो घटनाओं को पढ़ के बताते थे और उसको पढ़ने के साथ लोगों को अपनी बातें याद आती थी कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, या एक मन में विरोध भाव आता था कि अरे उसको जूते से मारा, अरे उसको तो भूखा मार डाला, या उससे इतना काम कराया कि बेचारा धूप में मर गया, या जिसकी बेटी की शादी है और वो इस तरह। तो ये जो घटनाएं घटती थी उससे एक आक्रोश फैला और लोगों को जो पढ़ लिख गए या लिखने लगे, उन्होंने लिखना शुरू किया, तो वही अपने अनुभव, अपनी बातें लिखे। और जो सच्ची बातें, सत्य बातें, घटना जीवन की भोगी लिखी गई, वो बहुत मारक यानी प्रभावकारक रही। इसलिए मराठी दलित साहित्य को जल्दी स्वीकार किया गया और उसको मुख्यधारा के समकक्ष भी स्वीकार कर लिया गया और उसका उस तरह विरोध नहीं हुआ जितना कि हिंदी दलित साहित्य का विरोध हुआ। लेकिन हिंदी दलित साहित्य में जो हिंदी पट्टी के लोग हैं, उत्तर भारत, दिल्ली, तो इधर अम्बेडकरवादी विचारधारा रही, लेकिन उतनी क्लियर नहीं रही जैसा कि महाराष्ट्र में रही। तो यहाँ पर आने के बाद लोग लिखते हैं, लेकिन वो उतना अपना भुक्तभोगी बातों को उस रूप में नहीं ला पाए। कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन इसके विषय में मैं ये तो कहूँगी भाई कि जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो जूठन है, या अपने नेमिष राय, मोहनदास नेमिष राय जी की अपने अपने पिंजरे हैं, जो उनकी अपनी स्थान है। सूरजपाल चौहान, उनका जो पहला भाग है आत्मकथा का तिरस्कृत, वो भी काफ़ी चर्चित रहा है। बिल्कुल रहा है, बिल्कुल। मुर्दैया, वो शिल्प के बारे में बहुत सहारा गया, और क्योंकि तुलसीराम जी जेएनयू में थे तो प्रबुद्ध वर्ग ने बड़ी प्रशंसा की। लेकिन दलित साहित्यकार यही कहते हैं कि भाई तुम पहले ही वाक्य लिखते हो कि बेवकूफ़ी, मूर्खता मेरी विरासत में मिली थी, ऐसा कुछ है ना मेरे समाज की बात। तो इस तरह की बातें हैं। कभी व्यक्ति के नाम से चलता है साहित्य, कभी व्यक्ति के काम से चलता है। कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उसको उठाते हैं, या कई बार जैसे हीरा धूल में पड़ा है तो उसको कोई चमका दे तो वो हीरा नज़र आता है। जीवन का सबसे बड़ा सुख जी क्या रहा? देखिए, ये अपने अपने सुख की परिभाषा अलग अलग होती है। किसी को अगर संतान नहीं है तो उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। अगर वो स्वस्थ नहीं है जीवन में शरीर से, तो उसके लिए सबसे बड़ा दुख होता है कि स्वस्थ पुरुष, स्वस्थ इंसान ही सबसे बड़ा सुखी इंसान। अगर कोई बहुत गरीब है तो गरीबी उसके लिए बहुत बड़ा अभिशाप है या दुख है कि काश मैं अच्छे रहीस, या कभी ऐसे अभाव का अनुभव नहीं करता। मैं तो ये कहूँगी कि जीवन में खट्टा, मीठा, नमकीन सब कुछ होता है। मेरी भाभी ने एक बार कहा था कि 9 रस हैं, अगर कोई एक रस नहीं मिला जीवन में तो उसके बिना भी काम चलाना पड़ता है। तो मलाल जैसी बात नहीं है। मलाल मुझे ये है कि जब मेरा समय बहुत अच्छा था, जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, उस समय कॉलेज कामठी आने जाने में मेरे 4 घंटे चले जाते थे। घर परिवार में इतना समय जाता था, और पति की झंझटें या जो कुछ मानसिक संघर्ष चलता था कि अच्छे वाले दिमाग का कचरा बन जाता था। और फिर जो अच्छी बातें सोच के आती थी कि मुझे आज लिखना है, मैं उसी समय सन 2000 के पहले मेरे उपन्यास आ जाते। उपन्यास विधा जो लंबी होती है, जिसको ज़्यादा टाइम देना है, अक्सर लोग शुरू नहीं करते कि भाई अगर छूट गया तो अधूरा रह जाएगा। तो वो समय में मेरा कितना लेखन होता जो नहीं कर पाई। बस यही मेरा एक मलाल है। कोई ऐसा काम जो आप करना चाहती थी, नहीं कर पाई और करना चाहती हैं? काम, लेखन, मेरे घर परिवार का जो भी स्थिति रही, सामाजिक, तो एक आम बात है कि ये सदियों से चल रहा है। सामाजिक जाति भेद, अपमान, या जो घटनाएं अचानक ही हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक विद्यानगरी घर के पास में एरिया है
जहाँ ज़्यादा ब्राह्मण लोग रहते हैं। मैंने कहा कि भाई कि एक कमरा चाहिए जहाँ बैठ के मैं अपना लिखना पढ़ना कर सकूं। तो उसने कहा अभी बच्चे आएंगे जब बताऊंगा। दूसरे दिन तो साफ मना कर दिया कि अरे हमको देना ही नहीं है, कोई कमरा ही नहीं है। आज भी अभी 2-4 महीने पहले की बात है, ये मार्च अप्रैल की बात है, कि आज भी वो पहचान लेते हैं, पड़ताल कर लेते हैं कि ये जो कमरा लेने आए तो किस जाति के हैं। मैंने अपनी योगेश्वरी शास्त्री मैडम जो मेरी गाइड है, विद्यानगर एरिया में रहती है, ये क्या कहेंगे इसको, अच्छा एरिया है थोड़ा। तो मैंने बताया कि ये घटना फिर से घटी। अरे बोले सुशीला तुम्हारी साथ ऐसी घटना क्यों घटती है या तुम महसूस करती हो? होती घटनाएं सबके साथ है, जो महसूस नहीं करता वो जान नहीं पाता है। ठीक है। और हमारे दिल को टच होता है ना तो कचोटता है, दुख होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने संगत में समय दिया, इतनी लंबी बातचीत आपसे हुई, आपके जीवन के बारे में जाना। उम्मीद है लोग आपको और पढ़ेंगे, आप और रचेंगी और लिखती रहेंगी। कुछ ऐसी भी अधूरी किताबें हैं जो अभी पूरी हो जाना चाहिए। आत्मकथा भाग 2, शिकंजे का दर्द और आगे की कहानी, ये भी आना चाहिए। सारी चीज़ें प्रलेख प्रकाशन से वापस आई हैं। हाँ, ये बात मैं मानूंगी। प्रलेख प्रकाशन के जो जितेंद्र पात्रो जी हैं, हाँ। वो 2022 में 8 जनवरी को मेरे घर आए थे। पहली मुलाकात मेरी उनसे हुई थी। और फिर उन्होंने कहा कि सुशीला टागभोरे जी, दीदी कहा, दीदी हम आपकी किताबों को छापना चाहते हैं। मैंने कहा छापिए, ये तो अच्छी बात है कि जितना लोगों तक पहुँचे। उन्होंने एक पेपर बैग में संपूर्ण कहानी, संपूर्ण कविताएं, काव्य रंग, कथा रंग के नाम से नाटक की किताबों को, शिकंजे का दर्द भी वहाँ से आ गया है। शिकंजे का दर्द भी, क्योंकि मुझे कभी वाणी प्रकाशन से पता ही नहीं चला कि कितने एडिशन निकले हैं, कितनी संख्या में किताबें छपती हैं, और ना इसका कभी कुछ लाभ रॉयल्टी के रूप में भी मिला नहीं। और प्रलेख वालों ने कहा कि हम इसको पेपर बैग छाप देंगे। पेपर बैग भी नहीं छापते थे, एकदम 500 रुपये की कीमत, तो शोधार्थी खरीद नहीं पाते थे। तो उन्होंने इस तरह मेरे साहित्य को इकट्ठा छाप दिया, लोगों तक पहुंचाना सुलभ कर दिया। अमेजन पर सबको उपलब्ध हो जाता है, इसलिए आजकल ज़्यादा थोड़ी चर्चा मेरे साहित्य पर होने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया संगत में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। जल, अग्नि, अंधेरा, ये जो 3 बिंब हैं वो मेरे जीवन के साथ ही रहे और कभी अलग नहीं हुए। तो माँ वो झूले में आपको डाल देती थी और फिर उसके बाद उसमें अपनी जो साड़ी थी, जो बिना धुली साड़ी होती थी, उसको ऊपर से डाल देती थी। अगर आप अपने बचपन में चले जाएं तो आपकी यात्रा कबीर से, तुलसी से, भक्तिकाल के लोगों से शुरू होती, क्योंकि वाचिक में वही लोग थे। मैंने करीब 3.5 साल की नौकरी में 1.5 साल समुद्री यात्राएं की अंडमान। और उस ज़माने में वहाँ कोई गेस्ट हाउस नहीं थे, होटल्स नहीं थी। कुछ चीज़ें सिर्फ बिंबों में दिखाई देती हैं, कुछ छायाओं में दिखाई देती हैं, कुछ आपको 2 पंक्तियों के बीच में भी दिखाई देती हैं अगर आप देख सकें तो।